Good afternoon, everyone. Can you please confirm my voice is loud and clear? Okay, thank you so much for your confirmation. I hope you all are doing good and had a great day. मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू सो मच आदिल एंड एवरीवन। जय श्री कृष्ण मोहित। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं एंड मोहित के ही क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। मोहित ने अभी रिसेंटली अभी जस्ट रवि सर को कुछ पूछा था एंड वो क्लास में डिस्कस करने के लिए बोला था। तो मोहित के क्वेश्चन से ही जो अभी जस्ट मुझे रवि सर ने ही सेंड किया था उसको ही मैं रीड कर रहा था, तो उसी से क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके, तो मोहित ने दो स्टॉक लिखे हैं। एक लिखा लाइका लैब्स, करंट मार्केट प्राइस है 79। और मोहित ने लिखा गुड फॉर इन्वेस्टमेंट, कैन प्लान ट्रेडिंग ऑन फॉलो अप डिमांड जोन। और दूसरा मोहित ने लिखा क्रोम्पटन, सीएमपी है 270, एक्सपेक्टिंग गुड मूव, कंसिडर ट्रैप लेवल एट 255। दोनों स्टॉक को डिस्कस कर लेते हैं और दोनों में मेरा क्या व्यू है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ताकि आप अपनी स्टडी के साथ में अगर वो कहीं मैच हो तो फिर वो आप देख सकते हैं। सबसे पहले ओपन करते हैं लाइका लैब्स। देखिए ऑलरेडी डिमांड जोन के अंदर में था। मैंने खुद भी ये ट्रेड मार्क कर रखी थी और आज मैंने खुद ने भी ये ट्रेड ली थी और मैंने इसके अंदर में एक बार के लिए प्रॉफिट भी बुक कर लिया है। एक बार मैं वाप क्विकली आपको टॉप डाउन अप्रोच इसकी मैं बता देता हूँ। लाइका लैब्स ईयरली के डिमांड जोन को देखें तो दूर है थोड़ा सा, जो कि यहाँ कहीं पर मिलेगा। और अगर इन चारों को ही बेस कैंडल माने तो भी वो यहाँ पर मिलेगा, ऑल्दो आपको पता है कि ओरिजिन जो है वो यहाँ पर है। तो हाँ, ईयरली का डिमांड जोन थोड़ा दूर है। बट हाँ, एक ये भी है कि ईयरली का डिमांड जोन है, दूर है, ये चीज ठीक है। लेकिन उससे भी ज्यादा एक इंपॉर्टेंट बात क्या है कि एक ईयरली का अच्छा डिमांड जोन होना। क्योंकि अगर ईयरली हाफ ईयरली इस टाइप के अगर अच्छे डिमांड जोन है ना, तो मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ अपना इन्वेस्टमेंट वगैरह उन्हीं ट्रेड्स के अंदर में ही प्लान करें। अगर ईयरली हाफ ईयरली और क्वार्टरली तक आते आते आपको पिक्चर में कुछ खास दम नहीं लग रहा है ना, तो ऐसे स्टॉक्स कभी भी पोर्टफोलियो में ना फंसाएं अननेसेसरी। अदरवाइज फिर वो वही चीज हो जाएगी कि जो हम बात कर रहे थे कि दो दो तीन तीन साल तक भी वो फंसे रहे और वो पोर्टफोलियो के अंदर में एक डिजास्टर स्टॉक बन गया। तो हमेशा जब भी किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करें तो उसमें ये जरूर देखें कि उसमें बड़े टाइम फ्रेम पे क्या है। डेली वीकली मंथली इतने ज्यादा मैटर नहीं करते जब लॉन्ग टर्म हम व्यू बनाते हैं तो। हाँ, ऐसे कह सकते हैं जैसे डेली वीकली बिल्कुल मैटर नहीं करते, मंथली क्वार्टरली हाँ वो एक जैसे कहते हैं ना मिड रेंज वाले डिमांड जोन हो गए, कि हाँ जो स्टॉक को होल्ड कर लेते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा व्यू मिलता है ना, जिसमें सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है होल्ड करने का, वो ये कि किस स्टॉक्स के अंदर में हाफ ईयरली एंड ईयरली के डिमांड जोन है। अगर किसी स्टॉक्स में है तो आप उनके अंदर में बिंदास इन्वेस्टमेंट प्लान करें। तो लाइका लैब्स में हम देख सकते हैं कि हाँ ईयरली का डिमांड जोन यहाँ पर है। अगर हाफ ईयरली के अंदर में हम बात करें तो हाफ ईयरली का डिमांड जोन अगर मैं इसको भी मार्क करूं तो वो समथिंग यहाँ कहीं के आसपास में आएगा, मतलब 60 रुपीज की रेंज में आएगा हाफ ईयरली का डिमांड जोन। अब मैं जाता हूँ क्वार्टरली के अंदर में। अच्छी बात यह है कि ये हाफ ईयरली और ईयरली की हम बात करें, इनकी क्लोजिंग वगैरह सब कुछ ठीक है। अगर मैं क्वार्टरली के ऊपर भी जाऊं तो देखिए क्वार्टरली का डिमांड जोन होगा रैली बेस रैली, एक नीचे भी है बट यहाँ पर भी हमें डिमांड जोन मिल रहा है जिसकी क्लोजिंग वगैरह सब कुछ ठीक लग रही है। तो इस वाले डिमांड जोन को एक बार मार्क कर लेते हैं, ये होगा इसकी मार्किंग। अब आप देखेंगे इससे ये थोड़ा सा मिसिंग है, मतलब इसमें प्रॉपरली एंट्री नहीं मिली है। देखिए हाफ ईयरली और ईयरली तो क्लियरली दूर दिख ही रहे हैं आपको, उनकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा। लेकिन अगर मैं क्वार्टरली की बात करूं तो क्वार्टरली में भी प्रॉपर एंट्री अभी तक नहीं मिली है।
हाँ, अगर ये टॉप डाउन अप्रोच करते हैं, मतलब जब मैंने इसकी टॉप डाउन अप्रोच करी थी तो मैंने भी यहाँ पर वीकली का कुछ एरिया देखते हुए ट्रेड प्लान करी थी। मतलब एक ट्रेड यहाँ प्लान करना और एक दूसरी उसके नीचे ट्रेड प्लान करना, ये मेरा पहले से प्लान था। और मैंने यही डिसाइड कर रखा था कि जब अराइवल के टाइम पे, एट द टाइम ऑफ अराइवल, मैं डिसाइड करूंगा कि प्राइस एक्शन किस तरह से प्राइस वहां पर आई है, उसके अकॉर्डिंगली मुझे इसके अंदर में यहीं से ही एक लॉन्ग टर्म व्यू बना लेना चाहिए, या फिर जो मुझे मिल रहा है एक बार के लिए मैं वो लेके निकल जाऊं। आज मैंने वही किया। इसके अंदर में एंट्री इसके अंदर में कल परसों ही मिल चुकी थी। तो क्वार्टरली का ये रहा डिमांड जोन। अगर मैं मंथली की बात करूं तो अब मंथली के अंदर में ये देखिए, ये जो डिमांड जोन आपको दिख रहा है ना, काइंड ऑफ रैली बेस रैली। अब चाहे तो आप इसको रैली बेस रैली ऐसे मान लीजिए, या फिर ऐसे एरिया को तो मैं तो यही कंसिडर करता हूँ कि ये मेरे लिए पूरी एक ही रेंज है। ये दोनों बेस कैंडल वाली और ये वाली, क्योंकि वैसे भी एलओटीएल है, तो मैं तो इसको पूरी एक ही रेंज कंसिडर करता हूँ ऐसी जगह पर। बट मैं उसके साथ में आपको ये वाला पॉइंट दिखाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि अगर मैं इन दोनों बेस कैंडल के अंदर में हाईएस्ट बॉडी मार्क करूँ तो वो यहाँ होगी। तो ये यहाँ पर हिट हो चुका था। देखिए, ईयरली, हाफ ईयरली एंड क्वार्टरली ये टच नहीं हुए, लेकिन मंथली डिमांड जोन टच हो चुका है, और मंथली डिमांड जोन भी अच्छा खासा दिख रहा है। और साथ में यहीं पर ही वही वीकली की स्ट्रक्चर, कि जब आप ऊपर से टॉप डाउन अप्रोच करते हुए आ रहे हैं तो आपको लगता है कि हाँ, यहाँ से एक बार के लिए मूव आ सकती है। मतलब मैंने इस वीकली के ऊपर में ही अपनी एंट्री प्लान कर रखी थी, यहीं पर ही वीकली के ऊपर में। और जब इसके अंदर में अभी एंट्री मिली, आज जब ये 10-11% अप था, मैंने बस इस वाले सप्लाई जोन के ऊपर में जहां पर ईएमए 20 भी था, अगर मैं आपको दिखाऊं तो, चलो यही कलर रख लेते हैं, एक बार समझ ही तो रहे हैं। तो देखिए, यहीं पर ही ईएमए 20 भी था हमारा और सप्लाई जोन भी है यहाँ पर। बस इसके अंदर में मैंने खुद ने भी प्रॉफिट बुक कर लिया एक बार के लिए, ये सोचते हुए कि वापस नीचे आएगा ना, तब इसके अंदर में वापस कुछ ना कुछ देख लेंगे। और वापस नीचे आने के लिए अब मैं क्या करने वाला हूँ इसके अंदर में, देखिए, वीकली मंथली टेस्ट हो चुके हैं, ये रहा क्वार्टरली का एरिया, और ये रहा इसके अंदर में हाफ ईयरली का एरिया। अब मैं इस हाफ ईयरली वाले को कंसिडर करते हुए, मतलब ऐसा नहीं कि मैं ये मानूं कि यहीं से मूव आ जाएगी, ये मैंने लाइन इसीलिए ड्रॉ करी है हाफ ईयरली वाली। मतलब अगर प्राइस नीचे आने लगे ना, तो ऐसा नहीं सोचना कि ये मूव आ क्यों नहीं रही, आ क्यों नहीं रही। हो सकता है कि हाफ ईयरली से हिट होने के बाद में आए, तब वहां पर वापस से, क्योंकि देखिए, अभी हम नहीं बता सकते कल आ जाएगी, परसों आ जाएगी, या फिर एक महीने बाद में आएगी। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम ये कह दें कि ये रैली खत्म हो गई कल से नया लो लगा देगा। हो सकता है कि यहाँ पर पता नहीं कितने दिन कंसोलिडेशन हो। हमने पैसा लगाया, उससे कुछ पैसा बनाया, अब हमने इसको कुछ टाइम के लिए फ्री छोड़ दिया, और हमने हमारा फोकस शिफ्ट कर लिया दूसरे स्टॉक के ऊपर में। और इसको हमने छोड़ दिया क्योंकि हमें सच में नहीं पता कि ये इस तरह से ऐसे ऐसे रिएक्ट करेगा कुछ दिन, या फिर ये ऐसे करके वापस अभी नया लो लगा देगा। तो अराइवल के टाइम पे हम डिसाइड कर पाएंगे इजीली कि वापस से हमें क्या करना है, कि एक लॉन्ग टर्म व्यू बना ले, या फिर एक बार के लिए वापस से सेम अप्रोच रखें, कि निकले, वो एंटर करें, और सेम डे के लिए अगर कुछ अच्छा खासा मिल रहा है तो उसको लेके एग्जिट हो जाएं। तो यही सेम आप अप्रोच रख सकते हैं। मतलब मैंने जो किया वही मैंने आपको बताया इसके अंदर में। यहाँ पर एक बार के लिए बुक कर लिया, और वापस से मैं जब ये यहाँ पे टच करेगा, इसको कंसिडर करते हुए अगेन एट द टाइम ऑफ अराइवल मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे इसमें लॉन्ग टर्म व्यू बनाना है, या फिर एक बार के लिए जो मिल रहा है उसको लेके मैं निकल जाऊं। क्योंकि कई कई बार ऐसा भी तो होता है ना, कि आज अपन इसका वेट करें, क्या पता गैप डाउन होके सीधा ओपन ही यहाँ पर हो। अगर ऐसा हो रहा तो फिर मैं उसके अंदर में पूरा गैप रिकवर होने का वेट करूंगा, कि हाँ, ये गैप पूरा रिकवर होगा, मतलब मुझे और भी अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। एंट्री लेने के बाद में मैं जल्दी से एग्जिट ही नहीं होऊंगा उस चीज के ऊपर में। तो ये था मोहित लाइका लैब के ऊपर में। दूसरा जो आपने क्रॉम्पटन लिखा है, क्रॉम्पटन पे भी मैं अपना व्यू शेयर कर देता हूँ। जो आपने लेवल मार्क कर रखा है ना, एग्जैक्टली मैंने भी बिल्कुल उसी तरह से इसके अंदर में मार्क कर रखा है। और वही सेम चीज, जैसे अगर मैं ईयरली से वापस बता देता हूँ सब लोगों को ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। देखिए, ये है हमारा ईयरली डिमांड जोन 239 पे। एक इसके नीचे है, पर अभी से नीचे वाले को मार्क क्यों करें, एक बार सिर्फ और सिर्फ इसको कंसिडर करते हैं। हाफ ईयरली पे जाते हैं। हाफ ईयरली के देखिए, एक इस वाले सी स्ट्रक्चर में है। अगर इसको मैं डिमांड जोन रीड करूं, ड्रॉप बेस 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 रैली, तो ये रैली इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है। आई मीन क्लोजिंग नहीं है, वो एक पॉइंट है।
साथ में लेग आउट भी प्रॉपर ना होना, ये दूसरा पॉइंट है। तो यहां से वो वाला कॉन्फिडेंस आ ही नहीं रहा है कि ये यहां से ही पक्का चल जाए, 100% चल जाए। हाँ, जैसे कहते हैं ना कि दो में से एक चीज भी होती, या तो ऐसी कैसी रहे ये कैंडल और दूसरी ऐसी कैसी और बन जाए और इसके ऊपर में क्लोजिंग दे दें। फिर हम ये कहते हैं कि दोनों लेग आउट प्रॉपर एक्साइटिंग नहीं है, बट ग्रीन कैंडल तो है ना दो, और क्लोजिंग भी अच्छी है, तो मतलब बाइंग तो आ ही रही है ना, और ऑल टाइम हाई के ऊपर में ले जाके उसने सस्टेन भी करवा दिया। तो फिर भी हम कहते हैं इसके अंदर में स्ट्रेंथ है। या तो ये चीज होती, या फिर हम ये कहते हैं कि ठीक है, ऑल टाइम हाई पे क्लोजिंग नहीं करवाई, इस सप्लाई जोन को भी नहीं तोड़ पाई, लेकिन ये प्रॉपर लेगआउट दिख रही है, ये यहां से स्टार्ट हुई और यहां जाके क्लोज हो गई। तो फिर हम ये कहते हैं कि हाँ, एक जोन तो बन ही गया ना। क्या हुआ, जो सप्लाई जोन से नीचे आ रही, बट एक जोन तो है ना। उन दोनों केस में मेरे पास में कुछ कॉन्फिडेंस तो होता ही ना। लेकिन अभी उन दोनों में से कोई भी बात नहीं है, ना तो इसके ऊपर में क्लोजिंग हुई है, ना ये प्रॉपर लेगआउट है। तो कॉन्फिडेंस आ ही नहीं रहा, और दूसरी चीज क्लियरली दिख रहा है कि ईयरली का ये एरिया भी मिसिंग है। अब यहीं पर एक छोटी सी ये चीज भी हो जाती, तो कहते हैं ना कि थोड़ा सा तो कॉन्फिडेंस आ जाता है ना, कि एटलीस्ट ईयरली से चल रही है। जरूरी थोड़ी ना वापस से लो लगाए, क्या पता यहीं कहीं के आसपास से वापस से रिवर्स हो जाए और अब की बार ऊपर चली जाए प्राइस। बट अगेन, अगर इसको भी मैं तीसरा केस मानूं, तो इन तीनों में से कोई भी चीज इसमें नहीं है। पहली चीज ना क्लोजिंग, दूसरी चीज ना प्रॉपर लेगआउट वाला जोन, और तीसरी चीज ईयरली के डिमांड जोन से टच होकर भी प्राइस नहीं चल रही है। तो मतलब मुझे यहां पर ये कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि ये चल ही जाएगा यहां से। तो मुझे यहीं से इसका एक व्यू तो समझ में आ गया। अब अपन चलते हैं और स्मॉलर टाइम फ्रेम पे, हाफ ईयरली से क्वार्टरली पे। क्वार्टरली के ऊपर में मैंने देखा कि वही सेम चीज, कुछ इस टाइप का, जो हमारा हाफ ईयरली के अंदर में जो ये कैंडल आधी अधूरी दिख रही थी, क्योंकि स्मॉलर टाइम फ्रेम पे जाएंगे डेफिनेटली कुछ ना कुछ मिलेगा। यहां पर हमें कुछ ना कुछ मिल रहा। अब ये वाला जो एरिया आप देख रहे हैं, ये ड्रॉप और रैली और साथ में इसकी लोअर वीक, यहां पर ही है जोन जिसकी मोहित भी बात कर रहे हैं, और आई एम श्योर कि काफी लोगों ने इसको मार्क कर भी रखा होगा। मैंने भी इसको मार्क कर रखा था, और अब मैं इसमें मेरी अप्रोच बता देता हूँ। मैं इस क्वार्टरली से पहले जा रहा हूं, मैं मंथली के ऊपर में, तो देखिए मेरे पास में एक तो ये हो गया मंथली का प्रॉपर एरिया। मैं इसको मार्क करता हूँ पहले। अब आप देखेंगे ये अभी तक टूटा नहीं है, ये मंथली वाला डिमांड जोन अभी तक टूटा नहीं। यहां पर भी मुझे कुछ ना कुछ दिख रहा है। मतलब ये जो मूव है ना, यहां से लेके यहां तक का लो लगाया और फिर ये हाई लगाया है, इसका ओरिजिन ये वाला ना होके ओरिजिन जो है वो ये वाला है। यहां पर इसका ओरिजिन है, और ये शायद हो सकता है कि हमें और किसी स्मॉलर टाइम फ्रेम पे क्लियरली दिख जाए। अब मैं जा रहा हूँ वीकली पे। तो वीकली पे देखिए, एक तो रहा है ये एरिया, और इसी एरिया की वजह से आप लोग करंट मार्केट प्राइस पे इस पे इंटरेस्टेड हो रहे हैं कि हाँ, इसको खेल सकते हैं। देखिए मैंने भी इसके अंदर में ट्रेड ली है, लेकिन अगेन मैंने ली और लेके निकल चुका हूं मैं इसके अंदर में। अब मैं किसका वेट कर रहा हूं, जैसे मोहित का प्लान ये है कि करंट मार्केट प्राइस पे यहां पे इसको बाई करें और इस ट्रैप लेवल को कंसिडर कर लें। इस वाले ट्रैप लेवल को, क्योंकि ओरिजिन तो प्राइस का यही है। ठीक है, ये भी अप्रोच है, बट कहीं ना कहीं मैंने बताया ना, मुझे हाफ ईयरली से ये अप्रोच थोड़ी सी अग्रेसिव लग रही थी, और अग्रेसिव लग रही थी, लेकिन ये भी एक अच्छा फैक्ट है कि ये डिमांड जोन देखिए, ये भी तो इस मूव का एक काइंड ऑफ ओरिजिन दिख रहा है ना हमें। तो यहाँ से एक बार के लिए तो क्विक ट्रेड तो बनती थी ना, यहाँ पर एक ट्रेड क्विक के लिए, बस वो मैंने क्विक ट्रेडिंग के लिए ही यहाँ पर बाई किया। और अगेन इसके अंदर में भी ईएमए टाइप से था, मुझे इन दो कैंडल में जो मिला वो मैं लेके निकल गया। यहीं पर ही मैं एग्जिट हो गया, मैंने ना हाई का वेट किया ना कुछ और किया, यहीं पर ही मैं 280 के अराउंड एग्जिट हो गया था। इन दो कैंडल में जो मुझे मिला वो मैं लेके निकल गया। और अब मैं इसमें वापस से वेट कर रहा हूँ, ये कैंडल धीरे धीरे डाउन आ रही हैं और बिल्कुल ऐसे रेंग रेंग के आ रही हैं, तो मुझे थोड़ा और अच्छा कॉन्फिडेंस आ रहा है कि ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से है। तो देखिए मैंने क्या किया, इस वीकली वाले एरिया को कंसिडर करते हुए कुछ ना कुछ बना लिया। होल्ड क्यों नहीं किया, क्योंकि हाफ ईयरली से इसमें मैंने आपको अपना व्यू बता दिया, उस वजह से मेरे को इसको होल्ड करने का, या फिर मेरे दिमाग में ये आया ही नहीं कि ये ग्रीन 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 कैंडल बनती रहे। वो कॉन्फिडेंस मुझे हाफ ईयरली से नहीं आया। इसलिए मैं हमेशा ईयरली, हाफ ईयरली, इन टाइम फ्रेम को सबसे ज्यादा वेटेज देता हूँ। क्योंकि मैं जब भी चार्ट स्टार्ट करूंगा, आप भी कुछ भी डिस्कस करवाएंगे ईयरली हाफ ईयरली से, तो हमेशा ही ओपन होगा वो। सबसे पहले ईयरली हाफ ईयरली ओपन होगा, उसमें मार्किंग होगी, उसके बाद ही मैं आगे बढ़ूंगा। तो क्विक ट्रेड में जो मिला लेके निकल गया।
अब मेरी अप्रोच ये है कि नीचे वाला जो ट्रैप लेवल है ना, मैं वहां पर एक्शन लूंगा, और वहां पर एक्शन लेने के साथ साथ में ये ईयरली 239, और यहीं पर है हाफ ईयरली, ये वाला ड्रॉ बेस 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 एंड रैली। मैं इसका सपोर्ट, कहते हैं ना कि थोड़ा सा श्री कृष्णा का सपोर्ट लेते हुए, इसकी प्रोक्सिमल लाइन का थोड़ा सा सपोर्ट लेते हुए स्ट्रैप लेवल को प्ले करूंगा। कौन से वाले ट्रैप लेवल को? इसको, इसको मैं प्ले करूंगा इस वाले बॉक्स का थोड़ा सा सपोर्ट लेते हुए। मतलब मैं इस ओरिजन को, जो इस प्राइस का ओरिजन है, उसको मैं कैच कर रहा हूं, बट मुझे ये भी दिख रहा कहीं ना कहीं ईयरली मिसिंग है। और वो मुझे आइडिया लग गया था पूरा यहीं से, ये देखिए। तो अब बात ये हुई कि यहां कहीं के आसपास में 253, यहां कहीं के आसपास में मैं एक्शन लेने वाला हूं, इसको कंसिडर करते हुए। एंड अगेन वहां से मूव कैसी आ रही है? सस्टेन हो रही है तो कंटिन्यू रहेंगे, और सस्टेन नहीं हो रही है, कुछ फॉलोअप डिमांड जो नहीं मिल रहे हैं, नहीं बन रहे हैं, तो फिर वहां पर जो मिला उसको लेके एक बार के लिए निकल जाएंगे। फिर फॉलोअप डिमांड जोन अगर कुछ बने तो उनको वापस से प्ले कर लेंगे। मेन फोकस यही है, कम आए लेकिन जाए कुछ नहीं। मेन फोकस यही है। तो मोहित, आपका जो प्लान है वो ये है कि आप चाह रहे हैं कि करंट मार्केट प्राइस पे यहां पर कंसिडर करें, और इस स्टेप लेवल को आप कंसिडर करें। अगर आपको ये प्लान बिल्कुल ठीक लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। गलतियों से, चीजों से सीखते हैं, और हो सकता है कि आपका व्यू सही हो जाए, मेरा वाला गलत हो जाए, मैं इसका वेट करता ही रह जाऊं, और इसके अंदर में यहां से मूव आ जाए। बिल्कुल पॉसिबिलिटीज है। क्योंकि देखिए, सडन बाइंग तो कभी भी आ सकती है ना। वही चीज है ना कि किसको हम रोक सकते हैं बाइंग करने के लिए? लगा बिग प्लेयर्स को, इंस्टीट्यूशंस को, कि यहाँ पर ठीक ठाक कंसोलिडेशन हो गया, चलो बल्क के अंदर में बाइंग करते हैं, तो वो मूव आ ही जाएगी ना डेफिनेटली यहाँ से। तो ये चीज यहाँ से भी चल सकती है करंट मार्केट प्राइस पे। ऐसा नहीं कि मैंने ये बोल दिया कि वहां तक का वेट करें, तो आप सब लोग वहां तक का वेट करें। अगर आपका प्री कमिटेड प्लान आपने कुछ सोच समझ के बनाया होगा, आपने वो स्ट्रैटेजी, रिस्क वगैरह सब कुछ कैलकुलेट करके बनाई होगी, तो आप उसके अंदर में बने रहना। मुझे ऑलरेडी एक बार इसमें पैसा मिल गया। अब मैं जो दूसरा रिस्क खेलना चाह रहा हूँ वो बस थोड़ा सा नीचे खेलना चाह रहा हूँ, इतनी सी बात है। हो सकता है कि आप लोग सही हो जाए, और हो सकता है कि मैं उसका वेट करते रह जाऊं। इसमें कुछ भी ये नहीं है कि मैं सही हो गए आप गलत हो गए, या आप सही हो गए मैं गलत हो गया। बस अपना अपना खेलने का तरीका है। तो आप अपने प्लान के अकॉर्डिंगली भी कंटिन्यू रह सकते हैं, और आपको ये लगे कि ये हाफ ईयरली वाला ये सीन मैंने मिसिंग कर रखा था, इसको कंसिडर करते हुए मुझे वापस से सोचने की जरूरत है, तो उस सोच के बाद में जो भी कंक्लूजन पे पहुंचे उसके साथ में आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये हो गया क्रॉम्पटन। क्रॉम्पटन के बाद में आपको याद होगा कल हमने यूनियन बैंक डिस्कस किया था, और ये एरिया मैंने कल ही मार्क कर दिया, जिसमें मैं कह रहा था 125 मिनट, 75 मिनट, और इनमें डिमांड जोन मिलेंगे, यहाँ यहाँ एंड यहाँ। और यहाँ तो हमारे पास में वीकली भी था। अब इसके अंदर में आज मॉर्निंग के अंदर में प्राइस आई है। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों ने ट्रेड किया, कितने लोगों ने नहीं किया, बट इसके अंदर में प्रॉपर एंट्री मिली है। और एंट्री मिलने के बाद में जो 150 का ऑप्शन था, जो 1.42 के अराउंड उसने लो लगाया था, 150 के अराउंड मैंने भी लिया था। हाई उसका 3.5 से भी ऊपर है, बट मैंने 1.5 रुपए पे लेके 3 रुपए पे मैंने खुद ने भी एग्जिट कर लिया। तो ये कल ही डिस्कस करी थी अपन ने कि इनके ऊपर में सब पे खेले ने क्विक ट्रेड। अब मैं कल से वापस से प्रीति वाले क्वेश्चन पे आ रहा हूँ, जो कल प्रीति ने पूछा था, उसी चीज के ऊपर में, कि यही चीज मैं इतने दिन से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कल अगर प्रीति में ये कहता कि यूनियन बैंक को करंट मार्केट प्राइस पे ही बाई कर लो, और ये मैं 330 से पहले कहता, तो ये चीज फैसिनेटिंग लगती। ये चीज ऐसी लगती कि देखो लाइव मार्केट में हमें कोई अपॉर्चुनिटी बताइए। और ये थोड़ा बहुत चल भी जाता रहा, बना भी लेते कुछ, बट अगेन वो पैसा टिक नहीं पाता। वहीं पर मैंने क्या कहा कि ये सारे एरिया किसने माना किया, खेलिए ना इनके ऊपर में। और आज ही इसके अंदर में 75 मिनट के ऊपर में आ गई है। और जिन जिन ने भी इसके ऊपर में ट्रेड करी है, उन्होंने ठीक ठाक पैसा बनाया। मतलब मैंने 3.5 का वेट नहीं किया, मैंने बस इसी गैप के ऊपर में, क्योंकि 60 मिनट का सप्लाई जोन भी था यहाँ कहीं पर, मैंने यहीं कहीं के आसपास में बुक कर लिया। 1.5 का 3 हुआ ऑप्शन, दैट्स इट। एक ठीक ठाक पैसा मुझे इंट्राडे में मिल गया, और विथ कॉन्फिडेंस, कि एक ऐसे कॉन्फिडेंस के साथ में कि मेरे एक प्री कमिटेड प्लान, प्री कमिटेड स्ट्रेटेजी का हिस्सा थी ये चीज। इसमें मेरी हाफ ईयरली इनकम ट्रेड चल रही थी, क्वार्टरली इनकम ट्रेड चल रही थी।
मैंने ये छोटी छोटी मूव सारी की सारी कैप्चर करी है। साथ में मुझे ये भी पता है मैं किसका वेट कर रहा हूँ, इन एरियाज का, वापस से लॉन्ग होने के पर्पज से। लेकिन मैंने ये भी कहा कि इंट्राडे में बनाने के लिए ये सारे एरिया जो कल मैंने मार्क करे थे, ये आपको ठीक ठाक पैसा इंट्राडे में निकाल के दे देंगे। कल अगर बाई करते करंट मार्केट प्राइस पे, वो पोजीशन नीचे रहती। लगता क्या बस फैसिनेटिंग कि लाइव मार्केट के अंदर में कोई चीज बताई, वहीं पर मैंने लाइव मार्केट हो चाहे लाइव मार्केट ना हो, मैंने क्या कहा यहां पर बाई करना। वो चीज आज लाइव मार्केट में आई और आने के बाद में पैसा बना, और बना भी कैसे, पूरा का पूरा एक प्लान का हिस्सा, जो हमने प्लान करा उसके अकॉर्डिंगली। और ये पैसा टिकेगा प्रीति, ये सस्टेन करेगा पैसा। ये पैसा कभी जाएगा नहीं, क्यों? क्योंकि ये पैसा आपको ये कॉन्फिडेंस दिलाएगा कि अगर प्राइस यहां आती है तो मैं वापस भी खेल सकती हूँ। अगर प्राइस यहां आती है तो मैं वापस से कुछ ना कुछ प्लान कर सकती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं इसकी जर्नी का पूरा हिस्सा यहां से हूं, जब से एलएमएस चल रहा तब से। और ये सब चीजें मेरी आंखों के सामने हो रही है, ये एंट्री मिलना, इसको तोड़ना, डेली पे डिमांड जोन पे एंट्री मिलना, आज वापस से वीकली का नया डिमांड जोन बनना। दो वीकली के डिमांड जोन बन गए हैं, और कल हमने ये डिस्कस करे थे छोटे छोटे पॉइंट। ये कहते हैं ना, उस प्लान के साथ में सिंक करना अपने आप को। और मैंने कहा ना, ये एक स्टॉक नहीं, ये हर एक स्टॉक, हर एक जो आपने मार्केट वॉच अपनी बनाई उसके अंदर में हर में यही कहानी होगी। और कहानी होगी तो डेली के डेली पैसा अपने आप बन जाएगा, और वो पैसा टिकेगा। सबसे इंपॉर्टेंट ही ये है कि वो पैसा टिका रहे। अगर वो पैसा बन गया और बनने के बाद में रहा ही नहीं आपके अकाउंट में, तो फिर क्या फायदा उस पैसा बनने का। तो मुझे चीजें फैसिनेटिंग बनानी नहीं आती हैं, मुझे बस चीजें ये है कि लोगों को सही तरह से डिलीवर करनी आती हैं, जो उनके लिए वाकई में काम कर जाए, और वही मेरा प्राइमरी फोकस है। फैसिनेटिंग बनाने से तो मुझे पता है ना कि इतने लोग भर भर के आ जाएंगे उसके अंदर में, एलएमएस के अंदर में, मैं क्या करूंगा इन लोगों का। वो दिन भर बस यही मांगते रहेंगे कि सर कोई बता दो, अभी लाइव सेशन है, कोई ना कोई चीज बता दो। चलो मैंने बता भी दी, 6 महीने उनको लाइव मार्केट में कुछ ना कुछ बताता रहा, खूब आएंगे। हजार क्यों, 5-5 हजार रजिस्ट्रेशन आएंगे, 5-5 हजार, क्योंकि टिप्स के नाम से कौन नहीं आता, सब लोग आते हैं। पर मुझे पता है वो 5 के 5 हजार लोग बने भी रहे, मैं उनको कुछ ना कुछ बताता भी गया, उनको कुछ ना कुछ दिलाता भी रहा। पर जिस दिन वो मुझसे डिस्कनेक्ट हुए ना, वो पूरा पैसा चला जाएगा, ये कंफर्म है। क्योंकि वो खुद तो कुछ सीख के कुछ कर ही नहीं रहे हैं। जरूरी है कि वो प्रोसेस को फॉलो करना, जो मैंने आप लोगों को बताया, ईयरली इनकम ट्रेड, हाफ ईयरली इनकम ट्रेड, निफ्टी 500, माई बेस्ट 100, नेक्स्ट बेस्ट 100। फिर फॉलोअप जोन को देखना कि फॉलोअप में कौन कौन सी एमआईटी डब्ल्यूआईटी बन रही है, वहां से वो स्कैल्पिंग निकालना। पर एक चीज और है इसमें, कि पता है क्या प्रॉब्लम क्या होती है, कि हम जब बैठते हैं ना सिस्टम के सामने, हमें सेम डे ट्रेड चाहिए होती है। अगर आज हम रिसर्च करने बैठे तो ज्यादा से ज्यादा बस इतना हम एहसान कर सकते हैं कि चलो आज नहीं मिल रही तो क्या हुआ, कल तो ट्रेड मिले, परसों तो ट्रेड मिले। हम उस कड़ी को जोड़ने की कोशिश नहीं करते। वो कड़ी कैसे जुड़ती है, कि आपने आज अगर कोई चीज ली है, आपने आज कोई रिसर्च करी है, आपने पूरा वो प्लान बना दिया, उसको एक्सेल में नोट डाउन कर दिया, एंट्री स्टॉप लॉस सब कुछ लिख दिया, चार्ट पे मार्किंग कर दी। अब आप मार्किंग करते जाइए ना, जिस दिन 100-150 मार्किंग हो जाएंगी, कुछ दिन रुक जाइए, 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 25 दिन, एक महीना रुक जाइए, एक महीने बाद में कोई ना कोई तो ट्रेड आएगी ना। और वो आएगी तो वहां से वो स्टॉक ट्रैकिंग में चला गया, कि अब मैं उसके ऊपर में डब्ल्यू आई टी, डी आई टी, जैसे यूनियन बैंक था, सब चीजें खेल पाऊंगा। फिर हो सकता है 3 दिन बाद में कोई नया स्टॉक आ जाए वापस से डिमांड जोन में, एक ईयरली इनकम ट्रेड में या हाफ ईयरली इनकम ट्रेड में। अब मैं इसको वापस से एक चलो और ऐड हो गया। अगर आपने निफ्टी 500 बनाई है, और उस निफ्टी 500 के अंदर में जो वाई आई टी मार्क करी है, और मैंने ये कहा था कि कंसिडर करें कि आप 6 मंथ पहले एलएमएस ले चुके हैं, तो ये भी देखें कि कौन कौन सी पहले से चल रही हैं। उन फॉलोअप जोन के अंदर में भी, मतलब इन तीनों चीजों से जो आपने मार्केट वॉच बनाई, और उस मार्केट वॉच में जो जो चीजें भी रनिंग है, जो आती रही, मैं खुद कह रहा हूं, पहले दिन नहीं आई होंगी, लेकिन आज इस टाइम तक आपके पास में काफी सारे ऐसे स्टॉक हो चुके होंगे जिनमें ईयरली इनकम ट्रेड, या हाफ ईयरली इनकम ट्रेड, या क्वार्टरली इनकम ट्रेड ट्रिगर हो चुकी होगी। और ट्रिगर होने के बाद में उसमें बैक टू बैक अपॉर्चुनिटी मिल गई होगी। पता है, ऐसी 8-10 भी स्टॉक, 8-10 छोड़िए, 5 स्टॉक भी ऐसे मार्केट वॉच में मिल जाते हैं ना, तो वो 125 पे डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ बना के देते रहते हैं। और एक टाइम फिर ऐसा आता है कि यार बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, छोटी छोटी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, चलो ये 75 पे आ गए, ये डेली पे आ गए, ये 125 मिनट पे आ गए, अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। फिर ऐसा लगता है कि कौन सी लूं कौन सी लूं, फिर उनमें अपन फिल्टर लगाते हैं तो और भी शानदार चीज निकल के आ रही। बट इंपॉर्टेंट इसमें पूरी कहानी में क्या था, उस कड़ी से जुड़े रहना, उस कड़ी से जुड़े रहना, उस कड़ी से नहीं जुड़े ना तो फिर कुछ नहीं बनना।
और कड़ी से जुड़ने में थोड़ा सा टाइम लगता है। कड़ी से जुड़ने में थोड़ा सा टाइम लगता है। जब आप वेब सीरीज भी कोई ओपन करते हैं ना, तो फर्स्ट एपिसोड के 15 मिनट 20 मिनट तक आपको कुछ समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा है, कि कौन है किस साइड में है। कई कई बार तो होता है ना, हीरो और विलन ही नहीं समझ में आते हैं। लेकिन जैसे जैसे एक दो तीन एपिसोड हो जाते हैं, तो इंटरेस्टिंग लगने लग जाती है ना, कि हाँ अब हम उससे जुड़ चुके हैं। नहीं तो ये याद नहीं आता कि किसका रिश्तेदार कौन सा है। तो वही सेम कहानी यहाँ पर है। एक बार आप इससे जुड़े, उन स्टोक से, उसकी कहानी से, तो फिर अपने आप ही समझ में आने लग जाएंगे। जैसे वेब सीरीज के भी होता है ना, कि लास्ट वाले एपिसोड में जाते जाते, कि जैसे कि दो कैरेक्टर पास में आ रहे, तो अपने को पता लग जाता है ना कि हाँ इसको ये बात बोलेगा शायद, यहाँ पर ये चीज करने वाला है। अपन अपने आप ही अपने माइंड की कैलकुलेशन बनाते रहते हैं ना वहां पर, कि अब शायद ये वाला सीन होने वाला है यहाँ पर, कि दो विलन में से एक मर गया और अब इसका गेम होने वाला है। अपन यही तो कहानी बनाते हैं ना एंड तक आते आते। तो वो कड़ी से जुड़े तभी तो बन पाए ना, फर्स्ट एपिसोड में कैसे बन पाएंगे। तो सिमिलरली इस कड़ी से आप लोगों को भी जुड़ना ही पड़ेगा। और फिर वो बैक टू बैक अपॉर्चुनिटीज आपके पास में आते रहेंगे, डेली बेसिस पे पैसा बनता है ना, तो फिर फ्रस्ट्रेशन नहीं आता। और जरूरी वही है कि वो पैसा टिका रहे। वो टिका रहने का ही मैंने बेस्ट से बेस्ट तरीका बताया। मैं खुद अगर ये अनाउंस कर दूं कि एलएमएस में आपको कुछ ना कुछ मैं टिप्स दूंगा डेली बेसिस पे, 5,000 लोग कम से कम आ जाएंगे, और 5,000 लोगों का आप रेवेन्यू कैलकुलेट कर लीजिए कितना ज्यादा होगा। तो जरूरी है कि फैसिनेटिंग से ज्यादा उन चीजों पे फोकस हो जो सच में काम करती हैं। ओके, चलो लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। वापस से उस चीज के ऊपर में आते हैं जो हम डिस्कस कर रहे थे, स्टॉक वगैरह। एक गूगल फॉर्म पे एक क्वेश्चन और था। वो क्वेश्चन एग्जैक्टली मुझे नाम ध्यान में नहीं आ रहा। चलो नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन ये था कि कभी कभी क्या होता है कि कोई डिमांड जोन है, एसएल हिट हो गया, एसएल हिट होने के बाद में भी एग्जिट होने का मन नहीं करता, इस वाली होप से कि उसके नीचे कुछ ना कुछ और है, उसके नीचे कुछ ना कुछ और है, और वो हैं भी सारे के सारे अच्छे हैं, तो ऐसा लगता है कि इससे नहीं तो इससे चल ही जाएगा। तो ऐसे में क्या करें। साथ में उन्होंने ये भी लिखा रखा था कि आई नो कि आपने ऑलरेडी इसके ऊपर में फ्री हिट वाला लॉजिक भी समझाया है, 2:1 वाला भी, कैपिटल को प्रोटेक्ट करने वाला भी, क्विक ट्रेड वाला भी। मतलब इस तरह से उन्होंने लिख भी रखा था कि मतलब उन्होंने क्लासेस भी ली हैं। बट स्टिल उनका क्वेरी ये थी कि क्या उस इमोशंस को कंट्रोल करने का कोई दूसरा और वे भी हो सकता है क्या। क्योंकि देखिए क्या होता है कि कोई चीज समझाई, एक चीज समझाइए जिससे 60% लोगों की प्रॉब्लम मान लीजिए सॉल्व हो गई, पर 40% लोग अभी भी रह गए। तो उसका ही दूसरा तरीका समझाया, उससे हो सकता है 80% लोग कवर हो गए। तीसरा तरीका समझाया, हो सकता है 90% लोग कवर हो गए, बट स्टिल 10% बच गए। तो कहते हैं ना कि हर की साइकोलॉजी, हर के इमोशंस, हर की मैन्युफैक्चरिंग अलग तरीके से हुई है। तो समझने का तरीका भी सबका अलग अलग ही होगा। हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि लाइक कि इतने बेस्ट से बेस्ट इतने तरीके बता दिए, इतने तरीके बता दिए, अगर अब भी समझ में नहीं आ रहा तो क्या कर सकते हैं। और एक एज ए टीचर मेरी तो ये एक्सपेक्टेशन रहनी नहीं चाहिए कि मैंने जब इतने तरीके बता दिए तो हर को हर एक चीज बिल्कुल वैसी की वैसी समझ में आ जाए, नहीं। उसमें तो फिर वो वाली चीज है ना कि मुझे ये चीज माननी पड़ेगी ना कि हर के इमोशंस अलग है, हर की साइकोलॉजी अलग है, बचपन से लेके अभी तक के सबके स्ट्रगल अलग है, सबकी कहानी अलग है। तो कहते हैं ना कि मैन्युफैक्चरिंग ही अलग है पूरी। तो उसके अकॉर्डिंगली सबका समझने का तरीका भी अलग अलग होगा। तो उसीलिए मैं कुछ ना कुछ अलग तरीके से उस चीज को समझाने की हर बार कोशिश करता हूँ। तो किसी को कोई चीज फिट बैठ जाती है, किसी को कोई चीज फिट बैठ जाती है। जैसे किसी को हो सकता है ना 40-40-20 बहुत अच्छी लगती है, किसी को 5-5 पॉइंट स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी लगती है। अब हो सकता है कि वो पूरा का पूरे क्राउड को जो तीसरी वाली बताई हमने वो सबको ही अच्छी लगने लग जाए, कि हाँ चलो दोनों को मिक्स कर देते हैं उस चीज के अंदर में। तो एक मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, उस एग्जाम्पल से इस वाले केस को समझाने की कोशिश करता हूँ। हो सकता है कि उनके साथ साथ में आप लोगों को भी ये प्रॉब्लम हो कि डिमांड जोन टूट गया, बट आज भी अभी तक भी उससे थोड़ा सा अटैचमेंट जाता ही नहीं है, तो उस अटैचमेंट को कैसे निकाल दे कंप्लीटली। एक लेटेस्ट ही एग्जांपल बताता हूँ जो कि ऑलमोस्ट डिमांड जोन में शायद आ गया होगा या आने वाला ही होगा। JSW इंफ्रा। अब इसके अंदर में देखिए,
ये वाले डिमांड जोन देखिए आप, ये है वीकली का डिमांड जोन यहाँ पर, जिसमें हम कह सकते हैं कि एंट्री मिल गई। दिखने में ठीक लग रहा है, कोई इश्यू नहीं लग रहा है इस वीकली के वाले डिमांड जोन में। इसके नीचे आप देखेंगे यहाँ पर भी एक वीकली का डिमांड जोन है यहाँ पर, और यहाँ पर भी कुछ ना कुछ हो सकता है। हो सकता है कि दिल्ली पे थोड़ी सी पिक्चर और क्लियर मिले, तो दिल्ली पे जाते हैं और दिल्ली के ऊपर में इसको मार्क कर देते हैं इस तरह से। जो वीकली वाला था उसको तो ऐसे मार्क कर दिया, और उसके जो नीचे है उसको हमने कुछ इस तरह से मार्क कर दिया। तो अब देखिए हमारे पास में तीन डिमांड जोन है, और इन तीनों डिमांड जोन को जो भी पर्सन देखेगा उसको यही लगेगा कि इनमें कोई दिक्कत नहीं लग रही। इस वीकली वाले में कोई खास इश्यू नहीं है, रेड बेस कैंडल है, तो ऐसा लग रहा है कि क्विक ट्रेड तो बननी चाहिए इसके अंदर में। इसके नीचे कोई इसको देखेगा तो उसको लगेगा कि हाँ ये भी ठीक है, शायद इस वाले सप्लाई जोन को, ड्रॉप बेस ड्रॉप को इसने तो खत्म किया ही किया, लेकिन हो सकता है खत्म करने के लिए जो बाइंग प्रेशर आया वो यहां से आया, क्योंकि एक बार इससे हिट होके तो प्राइस नीचे गई है ना, रेड कैंडल बनी है, और फिर वापस ऊपर गई है, फिर रुके फिर ऊपर गई, तो मतलब बाइंग है यहां पर, पेंडिंग ऑर्डर है यहां पर। इसने इसको खत्म भी किया, लेकिन उन पेंडिंग ऑर्डर का जो ओरिजिन, जो बूस्टअप मिला है ना, जो वो कहते हैं ना कि गिरती हुई दीवार को जिसने रोकने का काम किया ना, वो काम किया इस वाले एरिया ने। कुछ लोगों के लिए यही एक रैली बेस रैली होगा, कि इसको मैं बेस कैंडल ही कंसिडर कर लेता हूँ ना, इस पूरे एरिया को मैं रैली बेस रैली मान लूं, हाँ वो भी अपना अपना तरीका है। बट हम ये कह सकते हैं कि बाइंग अगर यहाँ है पेंडिंग ऑर्डर, तो उतना ही पोटेंशियल यहाँ पर भी है इसको खत्म करने के लिए, इस वाले सप्लाई जोन को खत्म करने के लिए। सिर्फ और सिर्फ यही नहीं, इनका भी सपोर्ट लगा है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये टूट के अगर यहाँ आए ना, तो हैरान होने वाली कोई बड़ी बात नहीं होती। हाँ, सेलिंग प्रेशर कम है तो ऊपर वाला भी चल सकता है, सेलिंग प्रेशर ज्यादा है तो शायद नीचे वाले के सपोर्ट की जरूरत पड़े, और सेलिंग प्रेशर और भी ज्यादा रहा तो मे भी कि इस वाले एरिया की भी जरूरत पड़े, जो कि दिल्ली का ये वाला डिमांड जोन। अभी हम ये कहें कि ऊपर वाले का अचीवमेंट ये भी है और इसने इसको भी खत्म किया, बहुत बढ़िया बात है। तो मतलब देखिए, चीजें तो अच्छी अच्छी हैं ही ना। अगर आप इन सारे फैक्ट्स को देखेंगे कि नीट एंड क्लीन एरिया है, इसने इसको भी खत्म किया है, चलो इसमें अपन ये माने कि इसका सपोर्ट लगा, पर इसको तो खत्म किया ना, बिल्कुल सही बात है, खत्म किया। बट अगेन मैंने कहा ना, सेलिंग प्रेशर थोड़ा ज्यादा हुआ तो इसकी जरूरत पड़ सकती है। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि हमने ये देखा कि ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा, और यहीं पर हमारे पास में हो गया अटैचमेंट कि इस वाली ट्रेड के अंदर में हम ले रहे हैं एंट्री। एक तो कई लोगों के साथ में प्रॉब्लम और रहती है कि डिमांड जोन बहुत शानदार दिख जाता है ना कहीं पर, तो वो क्वांटिटी बाय डिफॉल्ट बढ़ा देते हैं। आज तक भी लोग ये गलती करते हैं, क्योंकि और ये प्रॉब्लम पता कहाँ होती है, उस कड़ी से ना जुड़ने की वजह से। क्योंकि उनको लगता बड़ी मुश्किल से तो ऐसा डिमांड जोन मिला, बड़ी मुश्किल से तो ट्रेड मिलती है, महीने में एक ट्रेड तो मिली, इसमें तो ठीक ठाक क्वांटिटी बाई करें, और वही पहली ट्रेड चल गई तो उनका कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल, दूसरी में सब कुछ लुटा देंगे। और पहली नहीं चली तो दूसरी लेने की हिम्मत ही नहीं होती, क्योंकि पहली में ही सब कुछ लुटा चुके होते हैं। क्यों? क्योंकि प्रोसेस को फॉलो ही नहीं किया जा रहा। तो जरूरी है कि उस प्रोसेस को फॉलो करें। ट्रेड है वो सिर्फ एक ट्रेड है, ट्रेड का मतलब ही ये होता है कि एक अच्छा लेवल, बुरा लेवल तो ट्रेड ही नहीं होता। ट्रेड का मतलब ही था कि एलएमएस का वो फर्स्ट सेंटेंस, बेस्ट ट्रेड सेटअप। बुरा तो कुछ होता ही नहीं है ना ट्रेड के अंदर में। अगर ट्रेड जो एग्जीक्यूट हो रही है उसका मतलब ही है कि बेस्ट ट्रेड सेटअप, तो जब बेस्ट ट्रेड सेटअप को ट्रेड करना है तो ऐसा क्यों कि मैं इसको ज्यादा बेस्ट ट्रेड सेटअप मानूंगा और इसके अंदर में ज्यादा क्वांटिटी लूंगा, ये खेल नहीं होना चाहिए। अब यहां पर बहुत सारे लोग सोचते हैं कि बड़ी मुश्किल से ऐसा ऐसा जोन मिला, चलो बल्क में बाइंग कर लेते हैं, और एसएल हिट हुआ, ना एग्जिट हो पाते हैं, फिर नीचे वाले का वेट करते हैं, नीचे वाले से लौट गई तो अगेन वही चीजें, वही साइकिल चलता रहता है, कॉन्फिडेंस 10x हो गया और दूसरी ट्रेड में सब कुछ चला गया, और यही नहीं चला तो यहीं से ही मार्केट से उनका एग्जिट हो गया। एनीवेज, मैं यहाँ पर जो पॉइंट समझाना चाह रहा हूँ ना वो ये है कि एक बेस्ट ट्रेड सेटअप ही ट्रेड करने का होता है, और उसमें ये नहीं होता कि बड़ी मुश्किल से मिला है क्वांटिटी ज्यादा ले लो। सबके लिए रूल बराबर होते हैं, हर एक ट्रेड के लिए रूल बराबर होते हैं। अब यहां पर अगर मैं उस स्पेसिफिक प्रॉब्लम की बात करूं कि सर एग्जिट होने के बाद में, एसएल होने के बाद में भी एग्जिट होने का मन नहीं करता, उसको क्या करें? तो देखिए, मैं थोड़ा सा अलग तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं, और एक मैं एक दूसरा अलग तरीका भी दे देता हूं। किसी को वो हिट सूट कर रहा है कि
फ्री हिट वाला लॉजिक, उस फ्री हिट वाले लॉजिक के साथ में जैसे कि अपन बात कर रहे थे कि बस 2:1 लो, एग्जिट हो जाओ, प्रोटेक्टिंग योर कैपिटल इज द की, तो उनके अकॉर्डिंगली चलें। और किसी को ऐसा लग रहा है कि चलो क्या पता मेरे लिए शायद ये वाला ज्यादा काम करेगा, तो आप इसके अकॉर्डिंगली चल लेना। बट उन चीजों की मैं स्टार्ट करूं उससे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों को एक चीज देखनी है कि बात इन इनकी ही है या फिर कुछ और भी है इनके अंदर में। तो जेएसडब्ल्यू इंफ्रा जब भी ओपन हो, मतलब कोई भी स्टॉक ओपन हो, सबसे पहले चार्ट पे वाई प्रेस हो, मतलब ईयरली का चार्ट, ताकि आपको ये समझ में आए कि अगर ये तीन लेवल अल्टीमेटली टूट गए तो क्या। देखिए मैं समझाता हूँ। ये है ईयरली की पिक्चर, कुछ नहीं दिख रहा खास। ये है हाफ ईयरली की पिक्चर, कुछ खास नहीं दिख रहा। अगर मैं इसको यहाँ पर मार्क करूं भी किसी तरह से, तो मतलब दिख रहा है ना कि हाँ मिसिंग तो है ही नहीं यहाँ पर। और मुझे तो ये कोई प्रॉपरली एक ऐसी जोन की फीलिंग भी नहीं आ रही है यहाँ तक तो। क्वार्टरली पे जाते हैं। अब अगर मैं क्वार्टरली के ऊपर में जाऊं तो इसको मैं कह सकता हूं कि ये काइंड ऑफ रैली बेस रैली है, तो चलो इसको मार्क कर लेते हैं, इस रैली बेस रैली को। और हमें ये भी दिख रहा है इस रैली बेस रैली में ही एंट्री मिल चुकी है। और मिलने के बाद में ऊपर गई प्राइस, ऊपर जाने के बाद में दो तीन बेस कैंडल बनाने के बाद में अब नीचे आ रही है। तो मतलब जो एरिया हमने ढूंढे हैं ना कहीं जब ये प्राइस ऊपर गई थी इस वाली रैली के अंदर में बने हैं। मंथली पे जाता हूं अगेन। मंथली पे तो कुछ खास नहीं दिख रहा। यहाँ कहीं पर ही कुछ ना कुछ होगा और यहाँ कहीं पर वही एरिया होगा जो हमने मार्क करा है। यस वही एरिया है, उसी मंथली के बॉटम में, वीकली के ऊपर में। और हमें क्लियरली पता लग रहा है कि उसी क्वार्टरली से जब ये रिकवर हुआ है ना, तब यहां पर इसके अंदर में ये चीज बनी है, ये वाली इसके अंदर में बनी है। अब बात क्या है कि इसको जब आप प्ले करें यहां पर, तो देखिए या तो पहले से प्लान बना लीजिए कि इन दोनों को एक साथ में कंसिडर करूंगा, इन दोनों को। चाहे तो ये पूरा एक ही लेवल मान लीजिए, या फिर ये कि चलो इसको मैं एक एक्साइटिंग कैंडल मानते हुए दो अलग अलग लेवल लेवल मान रहा हूँ। मतलब मेरे समझने के तौर पे, ताकि मैं कुछ एंट्री को बेहतर तरीके से प्लान कर सकूं। फिर मैं ये कह रहा हूँ कि ये एलओटीएल है, और मैं अगर इसको एलओटीएल कह रहा हूँ तो मेरे पास में क्या क्या ऑप्शन है। एंट्री यहां रखूं, स्टॉप लॉस यहां रखूं। एक बार मैं रख के बताता हूँ, ये रही एंट्री, ये रहा स्टॉप लॉस। अब मुझे थोड़े से कम सूट करते हैं ये चीजें, कि बहुत बड़ी रेंज होगी, टारगेट मिलने में बहुत बड़ा टाइम लग जाएगा उस चीज के ऊपर में। तो क्यों ना इसके बॉटम पे रख दूं, इन दोनों के बीच में, या फिर इसके बॉटम पर से यहाँ पर, ताकि नीचे वाले में भी हम ये कहेंगे कि हाँ ऑलमोस्ट ट्रिगर हो ही चुकी है एंट्री 257 या 255 के आसपास में। एक दो रुपए ऊपर नीचे होता है, कोई दिक्कत नहीं है, सेम टू सेम किसी की भी नहीं हो सकती एंट्री। तो क्यों ना यहाँ रख दूं। अब थोड़ी रेंज जो है वो नेरो होगी, और मैंने नीचे वाले लेवल का भी प्रॉपरली सपोर्ट ले लिया, कहीं ना कहीं मैं नीचे वाले लेवल को ही खेल रहा हूँ। और यहाँ पर शायद मुझे 2:1 जल्दी मिल जाए, और मुझे लगा यहाँ पर कि स्ट्रेंथ नहीं आ रही है, कॉल अप लेवल भी नहीं बन रहे हैं, तो इसको क्विक ट्रेड मानते हो मैं 1:1 पे एग्जिट हो जाऊंगा। या फिर यहाँ पर ये लॉजिक लगा दूंगा कि इन केस किसी भी पॉइंट से ये अगर वापस रिवर्स होने लगी तो फिर मुझे एग्जिट हो जाना चाहिए। अब देखिए छोटी मोटी चीजें तो आपको भी प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, कि जैसे रिवर्स होने लगे तो उसमें क्या हो सकता है कि एक तो ये होता है ना कि यहां से प्राइस नीचे आई, ये एंट्री मिली और ऊपर गई। अब हम कह रहे हैं 1:1 मिल रहा है, अब आप ये कहें कि सर रिवर्स होने लगे तो यहां पर आते वापस काट दें, नहीं। देखिए इतना तो प्रैक्टिकल हो ही सकते हैं ना आप लोग, कि चलो यहां तक का तो वेट कर लेना है, क्योंकि इसकी जो लोअर बॉडी थी, इसको तो पिछली बार हिट ही नहीं करा था ना इसने। तो अब हो सकता है कि आप तो एग्जिट हो ये सोच के कि एंट्री के ऊपर में प्राइस आ गई है, एंट्री से जहां पे अपन ने स्टॉप लॉस को एंट्री पे शिफ्ट करा था उससे वापस नीचे आ रही है, तो कैपिटल को प्रोटेक्ट करते हैं, फ्री हिट मानते हैं, इसको काट देते हैं। इतना थोड़ा बहुत क्या फर्क पड़ जाएगा, 1-1.5 रुपए से, कि छोटा सा लॉस लग भी गया तो क्या पता यहाँ से वापस रिकवर हो जाए। हाँ अगर ऐसा होता ना कि ये यहां से ही इसको हिट करके और फिर ऊपर जा रही है, तो फिर हम ये कहते कि हाँ जो होना था ना वो तो हो ही चुका है ना। अब अगर ये नीचे आ रही है ना तो फिर तो बेटर यही है ना कि हमें इसको काट देना चाहिए यहाँ पर। तो दोनों केस को समझने की कोशिश करें। ये कुछ दिन पहले ही मुझसे सौरभ ने क्वेश्चन पूछा था हमारे यहाँ पर, कि जो फ्री हिट वाला लॉजिक है उसके अकॉर्डिंगली क्या हम उस चीज को तुरंत एसएल को एंट्री लाइन पे शिफ्ट कर रहे हैं, तो क्या उसको फिर एग्जिट ही कर दें क्या नीचे आने पे। तब मैंने उसको यही समझाया था सौरभ को, कि ऐसा नहीं करना सौरभ।
ये चीज एक बार के लिए समझने के लिए मैं दोनों लॉजिक एक साथ में बताऊंगा तो लोग अभी से कंफ्यूज हो जाएंगे। ऐसा मानिए कि कोई बहुत ही नेरो जोन है, जैसे मान लीजिए इसके बॉटम पे कोई बहुत ही नेरो जोन है, बहुत नीट एंड क्लीन है, तो उसको तो डायरेक्टली सीधा प्ले करें ना, उसमें ये लॉजिक नहीं लगाना होता कि यहाँ पर प्राइस आई और आने के बाद में ये एंट्री मिली, अब ऊपर जा रही है, ऊपर जाते के साथ ही ठीक है 1:1 मिल रहा, नीचे आने लगी तो मैं निकाल दूं क्या, कि मेरे लॉस ना लगे बस कुछ भी नहीं। जब रेंज ही बहुत नेरो थी, बहुत ही ज्यादा, और लेवल बहुत ही अच्छा, तो उनको है ना, फिर तो आप ये है ना कि जैसे कहते हैं ना कि किसी में भी लॉस बुक ही नहीं करना चाह रहे हैं, वो थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। उसी दिन मैं ये दोनों चीजें आपको बताता तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, दोनों चीजें बताता तो। मैं चाह रहा था कि एक बार आप सिर्फ और सिर्फ इसी एंगल से देखें कि एक बार जब एंट्री मिल गई है, प्राइस ऊपर गई है 1:1, 1.5:1, चलो किसी ने बुक कर लिया, किसी ने 1.5:1 का पूरा वेट किया, लेकिन 1.4:1 से प्राइस नीचे आ गई, तो मैंने कहा कि एसएल को एंट्री पे शिफ्ट करें और उससे एग्जिट हो जाए, आपका गया कुछ भी नहीं, और आपने पूरा एक्सपेरिमेंट भी कर लिया। अब इतने दिन आपने उस चीज को देखा, प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने की कोशिश करी होगी, तो आज आप इस चीज को अच्छे से समझ पाएंगे। अगर उसी दिन ही मैं ये चीज भी साथ में बोल देता ना, तो आप ये कहते कि ठीक है, दूसरा ऑप्शन है ना, क्यों निकालना, नीचे आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं, वापस चल जाएगी, दूसरा ऑप्शन भी तो सर ने बताया था ना, नहीं। फिर पहले वाले को आप अप्लाई नहीं कर पाते कभी भी, फिर तो वो सेम टू सेम वो ही, बैक टू बेसिक जो आप हमेशा से करते आए हैं, कि चलो ऐसा हिट होगा फिर भी एग्जिट नहीं होना, उस वाले पे भी आ जाते हैं। तो जहां तक हो सके ना फ्री हिट के अकॉर्डिंगली खेले, जहां तक हो सके कि नीचे आ रही है निकाल दो। एक बार 1.5:1 पे गई, 1:1, 1.5:1, जहां मुझे बुक करना था, हो सकता है 10 में से 5 लोगों ने बुक कर लिया और 5 लोगों ने नहीं किया, क्योंकि 5 लोगों की एक्सपेक्टेशन ये थी कि 1.5:1 पे बुक करें, 5 लोगों की ये थी कि 1:1 से ऊपर जो भी मिला ना लेके निकल जाऊंगा। तो कुछ ने बुक कर दिया और कुछ रह गए, अब वो नीचे आ रहा है, तो मैं यही रिकमेंड करता हूँ कि एसएल को एंट्री पे शिफ्ट करें, निकाल दें। लॉस मेकिंग एंट्री नहीं हुई, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। बट एक अगर उसी चीज को खेलते 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 ठीक ठाक एक्सपीरियंस आ चुका है, और वहां पर कहीं पर ही एक नेरो जोन है, बहुत ही नेरो, उस नेरो जोन के अंदर में ऐसा ना करें कि गई है हल्की सी ऊपर गई है, सिर्फ 0.5:1 भी नहीं गई है, 0.3:1 ही गई है, मतलब मान लीजिए कि 100 रुपीज के 101 रुपए गया, और 101 से वापस से 100 आया, आपने तो सोचा ये वापस नीचे आ रहा निकाल दो, नहीं, उस फ्री हिट को ऐसे थोड़ी ना खेलना है। अगर रेंज इतनी नेरो है तो 100 से 99, 98 आने दो, नहीं क्या दिक्कत है, 1-2 रुपए के लॉस से क्या फर्क पड़ जाएगा। 2.5, 3, 3.5 रुपए की छोटी सी रेंज ओवरऑल वैसे ही है, तो उसको पूरी तरह से खेलो ना, अगर उसका एसएल हिट भी हो गया तो क्या दिक्कत है, आपने एक बेस्ट से बेस्ट एरिया को ट्रेड किया था ना, एक बेस्ट से बेस्ट एरिया कितने एसएल हिट हो जाएंगे। कुछ प्रॉब्लम लग रही थी तो वैसे ही फ्री हिट की तरह खेल रहे थे, प्रॉब्लम नहीं लग रही थी, एक एक्सट्रीम लेवल का कॉन्फिडेंस आ रहा था कि यार ये तो बहुत ही शानदार लेवल है, भले ही ये एंट्री लाइन पे 2-3 बार भी ऐसे क्यों ना करे, अप डाउन अप डाउन, कि एंट्री से ऊपर गया प्रॉफिट में आया, एंट्री से नीचे आया थोड़ा सा लॉस में गया, जोन की मिडल में आया थोड़ा सा लॉस में हूँ, वापस एंट्री पे गया, वापस से ब्रेक इवन पे आ गया, वापस से एंट्री के ऊपर में गया, वापस से मैं प्रॉफिट में आ गया, वापस से नीचे आ रहा है, पर वो एरिया अच्छा है ना, तो वो अल्टीमेटली यही चांस है कि 90% केसेस में वो आप ही के फेवर में जाएंगी वो चीजें। तो आज ये जो दूसरी चीज बता रहा हूं ना, उस चीज को भी ध्यान में रखें कि जो बेस्ट एरिया है ना उनको आप, बेस्ट एरिया, नेरो एरिया, उनको आप सीधा भी प्ले करें, फिर वो टूट गए तो 10 में से 2 टूट जाए, 3 टूट जाए, 4 टूट जाए, कोई दिक्कत नहीं है, पैसा बनता रहेगा फिर भी आपके पास में। और एक इस चीज को भी थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझे जो मैंने आपको यहां पर समझाई है, कि अगर प्राइस यहां से ही लौट गई एंट्री से और फिर वापस नीचे आ रही है, आपको कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये ओरिजिन तो मिसिंग था ना, क्या पता इससे ही शायद मूव आएगी शानदार वाली, तो ऐसा नहीं कि नीचे आते टाइम यहीं पर ही उससे आपने एग्जिट कर दिया। आप ऐसा करें कि नीचे आते के साथ ही एग्जिट ना करें, यहां तक का तो एटलीस्ट वेट कर लेना है, यहां से नहीं चली यहां से तक आ गई फिर चाहे कर देना एग्जिट, भले ही उस चीज के ऊपर में क्या फर्क पड़ जाएगा उसके ऊपर में, 2-3 रुपए के लॉस से। और पहले ही अगर इसको हिट हो चुकी थी फिर ऊपर गई, अब 1.4:1 से नीचे आ रही, फिर एग्जिट कर दें उसको, फ्री हिट ही माने, क्योंकि जो एरिया टेस्ट होना चाहिए था वो तो ऑलरेडी हो ही चुका है ना वो एरिया तो अगेन वापस से इस अगर प्रॉपर सेटअप के ऊपर में हम बात करें, तो देखिए क्या करना है, इसको मैं हटा रहा हूं। ओके ठीक है।
तो ये एक सेटअप हो गया हमारे पास में कि ये एंट्री हो गई, ये स्टॉप लॉस हो गया। तो एक तो एरिया हो गया ये कि इसको मैं प्ले कर लूं। दूसरा हो गया ये वाला कि एक मैं इसको, अगर ये एसएल हिट हो या ना हो, इसको मैं दूसरा लेवल मान रहा हूं। दोनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा वन, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा टू, दो अलग अलग ट्रेड हैं। इन दोनों को मैं कर लूं। नीचे वाला हो गया ये वाला एरिया। तो इन दो ट्रेड को अलग अलग तरीके से खेल लें, मतलब तीन ना मान के दो ट्रेड मान लेना, जिसके अंदर में आप दूसरी ट्रेड, पहली ट्रेड यहां ना लेके आप यहां कहीं के आसपास में एंट्री ले रहे हैं। लेकिन यहां पर अगेन उसी क्वेश्चन के ऊपर में है कि सर ये एसएल हिट होने के बाद में एग्जिट ना होना, उस वाली प्रॉब्लम का क्या करें। कि इसका एसएल हिट हो गया, जो आपने मार्क करा वो भी हो गया, फिर मुझे लगा कि इसमें आ ही रही है तो क्यों काटूं। इसमें भी आ गई और ये भी एसएल हिट हो गया, तो फिर क्या करें। उन्हीं चीजों के तो कहीं ना कहीं मैंने वही सोल्यूशन दिए हैं कि आपने सबसे पहले तो एंट्री को यहां रखा। ये सारे मिसिंग केसेस अरे मैं सब बता चुका हूं यहाँ पर, कि कैसे इसको एक एज ए फ्री हिट की तरह कब कब कंसिडर करना, और कैसे कब कब अगर कुछ ना कुछ मिसिंग है तो 2 रुपए नीचे आके भी वो चीज चल सकती है। नीचे वाला सेपरेट लेवल बिल्कुल अलग है। मतलब वो सोल्यूशन पहले से दे रखे थे। अब मैं थोड़ा सा एक सोल्यूशन और दे देता हूं कि आप ऐसा कर सकते हैं। सबसे पहले ये देखें, ये टूटने के बाद में इसमें कुछ है क्या। तो यहीं से समझ में आ जाएगा आपको कुछ नहीं है। वीकली से ही, चाहे आप यहाँ पर डेली पे देख लीजिए, वीकली पे देख लीजिए, ये टूटा तो उसके बाद में कुछ नहीं है ना। मतलब चाहे मंथली पे देख लीजिए, कोई भी जोन है ही नहीं फ्रेश। तो ये लो लगाते लगाते तो बहुत नीचे जा सकती है ना, क्योंकि सिमिलरली कभी ना कभी इसमें ये भी तो टूटा है, ये वाला एरिया। अब अगर किसी ने इस वाले को लिया हो तो वो आज तक इसका वेट कर रहा है कि यार यहाँ से तो चली जाएगी, और ये और टूटा तो उसका वेट कर रहा है। दो चीजों को हमेशा ध्यान में रखें। पहली चीज कि जो आपका एरिया अगर टूट गया फाइनली तो उसमें कुछ है क्या, और वही क्वेश्चन पूछ लें कि क्या मैं इस स्टॉक को आज फिर से बाई कर सकता हूं क्या, बेस्ड ऑन द करंट एनालिसिस। अगर आंसर नो मिले तो क्या सेंस है उसको भी रखने का, जो पहले से है उसको भी रखने का। उससे इमीडिएटली एग्जिट हो जाए, उसी पोर्टफोलियो वाली क्लास में वापस से चला जाए। तो और वो आइडिया कहाँ से मिला है, ईयरली और हाफ ईयरली क्वार्टरली, इन्हीं से। कि अगर जो जोन है इनके नीचे देखिए, अगर मैं ये कहूं कि ये टूट भी रहा है और यहाँ पे कोई ना कोई अल्टीमेटली बहुत ही अच्छा मंथली या क्वार्टरली का जोन है, तो एक ये कहते हैं ना कि चलो ठीक है, यहाँ पर कर रखा, अब यहाँ पर कुछ ना कुछ एवरेज करके वही 40-40-20 वाली स्क्रिप्ट दिमाग में बनने लग जाएगी। बट अगर किसी में ऐसा है ही नहीं, ये टूटने के बाद तो सब कुछ ही ऊपर वाले के भरोसे, क्या चले भी ना चले, क्या पता यहां से चल जाए, क्या पता यहां से चल जाए, और क्या पता नया लो लगा दे, कुछ भी हो सकता है ना। तो जहां पर कुछ भी हो सकता है, एक्सपेक्टेशन का ही खेल रह गया पूरा का पूरा, क्योंकि टेक्निकली, प्रैक्टिकली, मैथमेटिकली तो सब कुछ उसमें खत्म हो चुका। तो हायर टाइम फ्रेम से हमें ये पता लगा कि ये टूट गया है ना, तो उसमें कुछ भी नहीं है। और ये चीज अगर आपने ईयरली हाफ ईयरली पहले से देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये चीज आज भी आपको पता है, इसमें एंट्री मिलने से पहले, कि अगर इसमें ये टूटते हैं ना तो इसमें कुछ भी नहीं है। तो अगर इसको मैं या तो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ही लूं कि यहां पर ये ट्रेड है, यहां पर ये ट्रेड है, कि एक ट्रेड ये है, एक ट्रेड ये है, अगर वो मेरे को ट्रेड ठीक लग रही है तो मैं ले रहा हूं, ठीक नहीं लग रही तो मैं नहीं ले रहा, बट मैं ले रहा हूं सिर्फ ट्रेड, न कि उसको इन्वेस्टमेंट में मैं बाई कर रहा हूं। दूसरी चीज ये कि जिन लोगों की ये साइकोलॉजी होती है कि जोन टूटने के बाद में वो एग्जिट नहीं कर पाते, तो आप इनके अंदर में उसको पहले से ही ये दिमाग में रखें ना कि क्वांटिटी ही थोड़ी लेना है। प्रॉब्लम क्या है कि आपने, किसी ने भर भर के यहाँ क्वांटिटी ले ली, यहाँ ले ली, किसी ने यहाँ लिए, तो सोचिए उसका भी क्या हाल हो रखा होगा भर भर के जिसने लिए। तो मैं इन तीनों के अंदर में भी आपको एक तरीका बताऊं क्या, जो बिल्कुल आप कहते हैं ना, एक छोटा सा प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं खुद खुद पे। 257 छोड़ो, चलो यहाँ पे ही, यहाँ पर आप बाई कर लो 20 शेयर, 20 शेयर, यहाँ पर आप बाई कर लो 30 शेयर, और यहाँ पर आप बाई कर लो 50 शेयर, टोटल कितने हुए, 100 शेयर। और एवरेज क्या आ जाएगा आपका, वापस देखिए डेली से समझ में आ जाएगा। आपने यहाँ पर एंट्री लाइन ले रहा हूँ, यहाँ पर मान लीजिए 269 या 270 पे आपने बाई करे 20 शेयर, और आपने 30 शेयर बाई करे यहाँ पर, और आपने 50 शेयर बाई करे यहाँ पर, टोटल हो गए 100। 20 और 30 इनका एवरेज यहाँ रहा, और 50 इनका एवरेज यहाँ रहा, तो आपका एवरेज आएगा यहाँ कहीं के आसपास में। अब आपके जो लॉस होगा ना, वो यहाँ से लेके ज्यादा से ज्यादा यहाँ तक का ही होगा, बट फिर ये
दूसरा चीज समझ लेना इसमें कि मैंने स्टार्टिंग में जब मैं इसकी रिसर्च कर रहा था ना, तभी मैंने देखा था इसके अंदर में कि ये टूटने के बाद में इसमें कुछ भी नहीं है, तो क्या मैं मेरे 100 शेयर को फंसाना चाहूंगा लॉन्ग टर्म के लिए? या फिर ये कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, 20-22 रुपए, 2-2.5 हजार का लॉस लग गया, एग्जिट हो जाऊं मैं उस चीज पे। तो एक बार ये वाली ट्राई करके देख लें। ऊपर वाले जोन पे कम क्वांटिटी, नीचे वाले पे थोड़ी और ज्यादा, और सबसे बॉटम वाला जो कहीं ना कहीं काइंड ऑफ आपको ओरिजिन दिख रहा, उसके अंदर में और ज्यादा क्वांटिटी वहां पर। ऐसा नहीं हो कि 500 यहां है, 500 यहाँ है, नीचे वाले तक लेने के लिए कुछ बचा ही नहीं, और उनसे इमोशनली इतना अटैच हो गए कि एग्जिट तो करा ही नहीं जा रहा क्योंकि लॉस इतना बड़ा दिख रहा है। 20 शेयर में क्या लॉस दिखेगा? और मैं तो कहूंगा यहाँ क्यों, यहाँ स्टार्ट करें ना वो 20 शेयर भी आप यहाँ पर, ताकि एवरेज और भी नीचे आए। तो एक ये भी तरीका होता है। अब देखिए इसी पे मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, ऑल्दो मैं आने वाले सेशन पे उसको डिटेल में कवर करने वाला हूँ, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जैसे पोर्टफोलियो क्लीनिंग, स्पीड एडवांटेज ब्लूप्रिंट, ये चीजें बताई, उसी तरह से एक चीज है। जैसे आपको याद होगा मैंने अक्सर बोला है कि स्टॉक्स की हायरिंग करना, कि आपको इस तरह से हायर करने हैं कि जैसे कहते हैं ना कि बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी देखनी है उन चीजों के अंदर में, ज्यादा से ज्यादा रिजेक्ट करना है, आपका काम ही है। उसी तरह से है ना एक टॉपिक हम आगे चल के कवर करेंगे, जिसकी आज मैं आपको बस थोड़ा सा बता रहा हूँ उसके ऊपर में। आपने सुना होगा कि एंजल इन्वेस्टर एंड वीसी, तो इनके बारे में आपने सुना होगा कि स्टार्टअप वगैरह में या फिर बड़ी बड़ी कंपनी जब हो जाती है तो उसके ऊपर में इन्वेस्ट करते हैं। वीसी मतलब वेंचर कैपिटल्स। अब ये क्या करते हैं, स्टार्टिंग के अंदर में स्टार्टअप या कोई भी एक ऐसा लग रहा है उनको एक ग्रोविंग चीज है, उसके ऊपर में इन्वेस्ट करते हैं। जैसे हमें भी बहुत सारे एन नंबर ऑफ ऑफर मिलते हैं। वैसे बाय द वे एंजल इन्वेस्टर से याद है, किसी ने नई आईडी बनाई है मेरी एंजल इन्वेस्टर के नाम से, फेक आईडी। कल से मेरे पास में काफी लोगों के मैसेज आ चुके, सर आपकी नई आईडी बनी है। तो जब मैंने देखा एंजल इन्वेस्टर, तो मुझे खुद को नहीं पता था कि मैं एंजल इन्वेस्टर हूँ। उसके बाद से मैंने खुद को मानने लगा कि मैं एंजल इन्वेस्टर हूँ, उस फेक आईडी के बाद से। अब बताओ लोग कैसा कैसा दिमाग लगा रहे हैं आईडी बनाने के अंदर में। एनीवेज पार्ट ऑफ द जोक, वापस से अपन अपने टॉपिक पे आते हैं। तो एंजल इन्वेस्टर की अगर मैं बात करूं, तो देखिए एंजल एंड वीसी ये दो चीजें होती हैं। एंजल क्या करते हैं, स्टार्टिंग स्टेज पे अर्ली स्टेज के ऊपर में इन्वेस्ट करते हैं, और जो वेंचर कैपिटल है वीसी, वो लेटर स्टेज के ऊपर में, जब ग्रोथ एक्सपेंशन और बड़ा फंड वो लोग देते हैं। अब आप लोगों को कहीं ना कहीं है ना खुद को यही मानना, जब भी आप किसी शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ऐसे मानना है कि मैं एक स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर रहा हूं। और उसका एक रूल है, उसको आप हमेशा याद रखना। रूल क्या है, ये लोग अपना एग्जिट सबसे पहले प्लान करते हैं कि हमारा एग्जिट स्ट्रेटेजी क्या होगी। तो होता नहीं कि जिसने सीरीज ए में पार्टिसिपेट करा वो ये सोचता है कि मेरा 1 का 5 हो जाए या 1 का 10 हो जाए और फिर मैं एग्जिट ले लूं यहां पर। कोई कंपनी जिसका वैल्यूएशन स्टार्टिंग में, कोई स्टार्टअप जिसका वैल्यूएशन मान लीजिए 100 CR है, उसने 100 करोड़ में से 10% इक्विटी ली, 10 करोड़ रुपए दिए। अब वैल्यूएशन जब 1000 CR हो जाता है, तो उसका 10 करोड़ हो गया 100 करोड़, क्योंकि 10 गुना हो गया वैल्यूएशन, तो उसका भी 10 करोड़ 100 करोड़ हो गया। अब वो चाह रहा है कि मैं एग्जिट स्ट्रेटेजी ले लूं इससे। और ये सब कुछ कहीं ना कहीं पहले से डॉक्यूमेंट्स में प्लान हो जाता है कि किसकी एग्जिट स्ट्रेटेजी कहां पर होगी, और कंपलसरी और हो जाती है कि हाँ मुझे यहाँ पर एग्जिट स्ट्रेटेजी लेनी। पर ये जिसमें भी इन्वेस्ट करते हैं ना, तो यही प्लान करते हैं कि यार 1 का 2, 1 का 3, 1 का 5, 1 का 10, कुछ ना कुछ ऐसा मिले और वो एग्जिट स्ट्रेटेजी में मैं काम करूं। आपने देखा होगा ना ये, कोई भी स्टार्टअप देख लीजिए कि जैसे कभी अप स्टॉक्स में भी टाटा ग्रुप ने इन्वेस्ट करे थे, और बहुत बड़ा अमाउंट के बाद में उन्होंने एग्जिट करा। अल्टीमेटली ये लोग एग्जिट भी करते हैं जब बहुत बड़ा पैसा उनका बन चुका होता। और कई कई कुछ लोग होते हैं कि हाँ बने रहते हैं बहुत लंबे टाइम तक, क्या पता 1 का 10 बना, 1 का 100 भी बन जाए उसके ऊपर में। तो अपने आप को उन्हीं की तरह सोचना है, बिल्कुल उन्हीं की तरह, कि पहली चीज तो मैं जिस भी स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर रहा हूं ना, बहुत ही सोच समझ के करूं, बहुत ही सोच समझ के। ये मेरा एक ऐसा कैरेक्टर बिल्ड कर रहे हैं, मेरा एक ऐसा कैरेक्टर बिल्ड कर रहे हैं कि आने वाले टाइम के अंदर में अगर मुझे सच में किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना हो, तो क्या मैं उसके लायक हूं या नहीं हूं। मेरी वेल्थ जब ट्रिमेंडसली ग्रो कर जाए 2035 तक, और मैं सच में एंजल इन्वेस्टर बनूं, और मुझे किसी स्टार्टअप के अंदर में पैसा डालना हो, तो क्या मैं सच में उसके लायक हूं या नहीं हूं। तो उसके लायक आज से ही आपको खुद को सोचना पड़ेगा
कि स्टार्टअप नहीं, एक लिस्टेड कंपनी जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है ना, मैं उसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो जब मैं उसके अंदर में इन्वेस्ट कर रहा हूं ना, तो मैं ये मेक श्योर करूं कि मेरा एग्जिट कहाँ होगा, मेरी एग्जिट स्ट्रेटेजी क्या होगी। हो सकता है कि एक दो स्टार्टअप के अंदर में मैंने इन्वेस्ट करा और वो मेरे फ्लॉप हो गए, मेरे फेल हो गए। बट समझदारी क्या कहती है कि उनसे भी मैं एग्जिट ले लूं और मैं उस फंड को किसी दूसरे में डाल दूं। जैसे उन एंजल इन्वेस्टर के पास में शायद ये ऑप्शन ना हो, क्यों? क्योंकि एग्जिट लेंगे कहाँ से? स्टार्टअप ही फ्लॉप हो गया, जो पैसा दिया था वो पूरी तरह से खत्म हो गया, इन्वेस्ट हो गया। लेकिन आपके पास में ये प्लस पॉइंट है, यहां पर आपका शेयर अगर 100 का 50 भी हो गया ना, और आपको लग रहा 50 पे अब टेक्निकली उसमें कुछ भी नहीं बचा, और वो क्वेश्चन जब आपने पूछा कि आज क्या मैं इसको वापस बाई कर सकता हूँ क्या बेस्ड ऑन द करंट एनालिसिस, आपको आंसर नो मिला, तो आपके पास में आज भी ऑप्शन है कि आप अपने 50 रुपए को बचा सकते हैं और किसी दूसरे स्टार्टअप में इन्वेस्ट करके 50 का 100 और 50 का 500 भी कर सकते हैं। तो उन लोगों के पास में भी जो ऑप्शंस नहीं है ना, वो ऑप्शंस आप लोगों के पास में है। तो अपने आप को उसी तरह से सोचना, उसी तरह से परखना स्टार्ट करें। जब भी किसी स्टॉक्स के अंदर में इन्वेस्ट कर रहे हैं आप, हमेशा अपने आप को उसी नजरिए से देखें। जब तक खुद को अंदर से बड़ा मानने वाली वो फीलिंग नहीं लाएंगे ना, बड़ा मानने का मतलब कभी भी ये नहीं होता कि राह चलते नॉर्मल लोगों के सामने मैं बड़ा बनने का ढोंग करूं। बड़ा बनने का मतलब ये नहीं होता कि मैं अपनी लाइफ स्टाइल से दूसरों को इंप्रेस करके बड़ा बनूं। बड़ा बनने का मतलब बाहर की दुनिया में तो ये होता है कि आप कितना डाउन टू अर्थ हैं, और खुद के लिए ये होता है कि आप क्या सच में उन बड़े लोगों की तरह सोच के अपने फ्यूचर के डिसीजन ले रहे हैं क्या, जो किसी दूसरे की लाइफ को इम्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप जो खुद के लिए प्लानिंग कर रहे हैं अपने पोर्टफोलियो के लिए कि यार मैं ऐसे ऐसे करूं, बिल्कुल बड़े लोगों की तरह सोच के कि यार कल मुझे सच में 2035 में एक एज ए एंजल इन्वेस्टर किसी स्टार्टअप में इनमें पैसा डालना हो, तो मेरे पास में वो खूबी तो हो, वो स्किल्स तो हो। अगर आज आप उस चीज के लिए प्लान कर रहे हैं तो किसी इंडिविजुअल को इम्पेक्ट थोड़ी ना कर रहे हैं। तो ये बड़ा होना आपके हित में है, लेकिन ये किसी दूसरे का नुकसान नहीं कर रहा। और बाहर की दुनिया में बड़ा बनना, कि एक वेटर को वेटर की तरह ट्रीट करना और एक मालिक को मालिक की तरह ट्रीट करना, वो बड़ा नहीं बनना उस तरह से। वहां पर हर एक आदमी को बिल्कुल सेम तरीके से ट्रीट करना, वो वाला बड़ा बनना। तो इन दोनों चीजों में हमेशा डिफरेंशिएट रखना। और इसके अंदर में आज से ही आप अगर सोचने लगेंगे ना कि यार आगे चल के मुझे भी ऐसा बनना है, इतना रिच बनना है कि मैं किसी स्टार्टअप में पैसा डालूं, जैसे हमारे पास में बहुत सारे ऑप्शन आते हैं दोनों तरह के। दोनों तरह कौन? इतनी कंपनी, इतने बड़े बड़े वीसीस हमारे जीटीएफ में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, बट अभी हम नहीं चाह रहे। फ्यूचर का नहीं पता, बट फिलहाल हम नहीं चाह रहे कि हमें हमारी इक्विटी किसी को देने की जरूरत है, क्योंकि हमें उस फंड की जरूरत ही नहीं है। दूसरा, हमारे पास में क्या ऑफर आते हैं कि हम किसी में इन्वेस्ट कर दें। काफी लोग अपने अपने प्लान्स, अपने अपने आइडियाज लेके आते हैं कि सर ये प्लान है, ये आइडियाज है, कुछ स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, कुछ स्टॉक मार्केट से हटके, कि मैंने स्टॉक मार्केट की ऐसी कुछ एप्लीकेशन बनाई, ये बनाया वो बनाया, इसको मैं बड़े लेवल पे स्केल कर सकता हूँ, आप मेरे इस स्टार्टअप में इन्वेस्ट करोगे क्या? कुछ लोग स्टॉक मार्केट से हटके भी चीजें लेके आते हैं। तो आज जो वो चीज हमारे लिए लेके आए, इसकी प्लानिंग आज जो हम उस लायक बने हैं ना, उसकी वो प्लानिंग हमने हमारे 2015 से 2025 वाले दौर में कर दी थी। अगर आप ये चाह रहे हैं कि 2035, ये 2035 जब मैं बार बार में बोल रहा हूं, तो ऐसा नहीं कि आपको भी 10 साल लगेंगे। आपके पास में तो वो स्पीड एडवांटेज वाली चीज है ना, जो हमारे पास में नहीं था। जो इनिशियल जर्नी में हम ट्रेडिंग इन द जोन वगैरह में हम कहते हैं कि हमारे पास में तो कोई गाइडेंस नहीं थी। हमें तो एक मूविंग एवरेज सीखने के लिए धक्के खाने पड़ रहे थे, जो कुछ भी काम की चीज नहीं होती है, जो मैं ट्रेडिंग इन द जोन में हमेशा बोलता हूँ। तो आप लोगों के पास में तो वो एक ऑलरेडी एडवांटेज है। तो 2035 क्यों? हो सकता है कि 2030 तक ही आप इतने केपेबल हो जाओ। हो सकता है हमें भी क्रॉस कर दो और हमें बहुत खुशी होगी उस चीज में, जैसा मैंने पहले भी कहा था आपको। बट उस तरह से आप लोग सोचना स्टार्ट करें, उस तरह से प्लान करना आप लोग स्टार्ट करें। तो जो 2015 से लेके 2025 तक हमने प्लान करा और हमें वो आए, और हमें ये थोड़ी ना कि आज ही ऑफर आ रहे हैं, हमें वो 2021 से आने लगे थे हमें भी ऑफर। तो आपको सोचिए, आपको तो वो टाइम लगेगा ही कितना सा। आपका जो हार्डवर्क है ना, 2 3 4 5 साल का, 1 साल लगती है पूरी डेस्टिनी चेंज होने में। 1 साल के अंदर में ट्रेमेंडसली सब कुछ चेंज, सब कुछ चेंज।
घर की कंडीशन से लेके हर एक चीज चेंज हो जाती है सिर्फ 1 साल के अंदर में। तो क्या कहते हैं, आप लोग करेंगे इस चीज को फॉलो सेम टू सेम, जो मैं आपका अप्रोच बता रहा हूँ? ऑल्दो मैं इसके ऊपर में एक पूरे टॉपिक के साथ में इस चीज को मैं और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कुछ केस स्टडीज के साथ में। मतलब एक्टिव हैं सब लोग? मतलब इतनी देर से मैं बोले जा रहा था, तो मैंने सोचा कि एक बार सब लोगों से पूछ लूं, क्योंकि कहते हैं ना कि लंच के बाद का टाइम होता है, तो ये रिस्क भी तो होता है ना कि कोई सो ना गया हो। थैंक यू सो मच प्रवीण एंड एवरीवन। ओके, तो चलो क्विकली जल्दी से सेशन को एंड करें उससे पहले कोई ऐसा स्टॉक जो शानदार सा लग रहा हो आपको। यस, हार्डली एक आधा स्टॉक ही डिस्कस करेंगे, सेशन को लॉन्ग नहीं करेंगे। बाकी ऐसा मत सोचिए कि मैंने 4-5 घंटे प्रैक्टिस करी, मैंने स्टॉक निकाले सर, डिस्कस नहीं कर रहे हैं। आपने निकाले, डेफिनेटली आपके काम में आएंगे वो। और मेंटोर से डिस्कशन होगा साथ के अंदर में। नेक्स्ट वीक जब हम मिलेंगे तब भी स्टॉक डिस्कस होंगे। ओके, कुणाल कह रहे हैं इलेक्ट्रिक कास्ट, चलो इसको देखते हैं क्या है इसमें। अगली बार से मैं एक चीज और करा करूंगा, आप जो भी स्टॉक बोलेंगे ना, मैं पैरेलली अपने दूसरे सिस्टम में भी उसको ओपन कर लूंगा, क्योंकि हो सकता है ना कि मैंने भी अगर उसमें कभी कोई रिसर्च करी हो तो वो मेरा चार्ट देख के मैं आपको और अच्छे तरीके से बेटर गाइड कर पाऊंगा। बट फिलहाल कोई ऐसी नीड नहीं है, ये आने वाले सेशन से अपन कर सकते हैं। ईयरली का डिमांड जोन कुणाल दूर है इसके अंदर में, हाफ ईयरली के डिमांड जोन की बात करूं इतना कन्विंसिंग नहीं लग रहा है। क्वार्टरली का डिमांड जोन बस इसके अंदर में है, इस क्वार्टरली वाले को मार्क कर लेते हैं। वीक टू वीक की अगर मैं बात करूं तो ऑलमोस्ट एंट्री ट्रिगर होने वाली ही है। मंथली की मैं बात करूं तो ये है रेड कैंडल। ओके, मुझे इस मंथली कैंडल को देखना, तो इसकी लोअर वीक इसको टच हुई है या नहीं हुई, बस ये गड़बड़ हो गई इसमें, ये टच नहीं होनी चाहिए थी। ये जो दूसरी ग्रीन कैंडल है ना, ये इसमें टच नहीं होती ना, तो ये रेड कैंडल वाला एरिया जो है ना, ये ऐसा होता है कि इसको सीधा भी एक बार ट्राई कर सकते हैं अपन, इस वाले एरिया को। पर ये वाली जो लेग आउट टच हो गए ना, ये बस थोड़ा सा डाउट क्रिएट कर रही है। एनीवेज, इससे नीचे जाने की ऐसी कोई नीड ही नहीं लग रही, वीकली से नीचे, मंथली से नीचे भी, क्योंकि वहीं से समझ में आ रहा था कि डिस्ट्रीब्यूशन होगा प्राइस का। तो कुणाल, क्वार्टरली के अलावा मुझे कोई ज्यादा ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, हो सकता है कि एक बार के लिए इस क्वार्टरली से हिट होके मूव आए, बट मैं इसको ना पोर्टफोलियो में ऐड करने में इंटरेस्टेड हूँ, ना इसके अंदर मैं कोई लॉन्ग ट्रेडिंग प्लान करने में इंटरेस्टेड हूँ। अगर मैं इसको खेलूंगा भी तो भी बस एक क्विक ट्रेडिंग के लिए खेलूंगा, और बाकी का पूरा खेल मैं छोड़ दूंगा, कुछ नया पुल अप डिमांड जोन बनता है या नहीं बनता। बाकी ऑनेस्टली इतना ज्यादा मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि देखिए इंटरेस्ट कार इनका सब चीजों का एक ये होता है कि मेरे पास में अभी कुछ भी नहीं हो तो मुझे ये क्वार्टरली जोन ही अच्छा लगे। पर मेरे पास में अगर ऐसा कुछ हो कि मुझे उन क्वार्टरली जोन के साथ साथ में कुछ एक और चीजें भी बहुत अच्छी लग रही हैं, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली और डेली के भी प्राइस एक्शन अच्छे लग रहे हैं, तो मेरा फोकस कहीं ना कहीं उन पे ही ज्यादा होगा ना। ओके, प्रसन्ना ने बोला एनएचपीसी, एनएचपीसी डिस्कस करते हैं।
एनएचपीसी ईयरली कोई नहीं है कुछ भी इसमें, हाफ ईयरली कुछ भी नहीं है, क्वार्टरली पे आते हैं क्वार्टरली पे भी कुछ नहीं है, मंथली पे आते हैं मंथली पे भी कुछ नहीं है, वीकली पे आते हैं तो वीकली का ये एरिया है, इसको आप डायरेक्टली प्ले करना चाह रहे हैं। डेली पे आते हैं, डेली के ऊपर में ये एरिया है, यस मूव आ सकती है एनएचपी जैसे स्टॉक के अंदर में ऐसे डिमांड जोन चल जाते हैं। बट अगेन वही चीज है ना कि एक तो देखिए क्या होता है यहाँ पर जब मैं डिस्कस करता हूँ ना कोई चीज को तो उसमें मैं ये मेरी प्रायोरिटी रहती है कि वो अप्रोच किसी को ना भूलने दूं कि इसमें ईयरली हाफ ईयरली कुछ नहीं है। क्योंकि मैं सीधा ये बोल दूं इसको कि हाँ ठीक है इस वीकली वाले को ले लो, फिर लोग हर एक में खुद के स्टॉक में भी वो लॉजिक लगाने की कोशिश करते हैं। बस वो चीज वहां पर फिर गलत हो जाती है क्योंकि फिर उनको इसका एग्जिट नहीं पता होता। वही चीज है ना कि अगर ये इसके अंदर में टूटा तो क्या करेंगे, ये सबके सब कुछ नहीं है कुछ नहीं। फिर आपकी होप सीधा यहाँ आके टिकेगी कि चलो शायद ये वाला यहाँ से चल जाए, और 78 से आपका मन करेगा कि क्या पता 65 से लौट जाए, और 65 वाली ये रेंज जो है ये भी यहाँ तक होगी ही होगी, 57 तक। और मैं अगर क्वार्टरली पे जाऊं तो क्वार्टरली पे भी ऐसा कुछ खास नहीं है, हाफ ईयरली पे जाऊं तो हाफ ईयरली पे भी कुछ खास नहीं है। फिर एक्सपेक्टेशन यहाँ तक आ जाती है। एंड अगेन ये एक्सपेक्टेशन उस हद तक फिर भी ठीक रहती है जब ये प्राइस एक्शन कुछ इस हिसाब से हो और इसका अचीवमेंट हो कुछ इनके ऊपर में, फिर भी अपन मान सकते हैं कि यहाँ से शायद ये रिवर्स कर जाए। बट उससे पहले मतलब अगेन मैं इसमें इंटरेस्टेड इतना ज्यादा नहीं हूँ। ओके, IFCI, यस, ये कुछ इंटरेस्टिंग सा लगा। ईयरली के अंदर में जाते हैं, ईयरली का डिमांड जोन दूर है, हाफ ईयरली का डिमांड जोन भी दूर है, बट यहाँ कहीं पर अगर कुछ है तो अचीवमेंट हो सकता है। क्वार्टरली पे आते हैं, क्वार्टरली का डिमांड जोन जो है वो है यहाँ पर, एंड मे भी कि इसके बीच में यहाँ पर भी कुछ ना कुछ हो, बट सप्लाई जोन से प्राइस आ रही है, इस चीज को भी ध्यान में रखनी है। मंथली पे आते हैं, मंथली का ये रहा डिमांड जोन जो कि इसी मंथली वाले से चला है। वीकली पे आते हैं, वीकली के ऊपर में भी वहीं पर ही डिमांड जोन है, एंड इसमें आई थिंक यहाँ पर भी कुछ ना कुछ मिसिंग है, और ये है वो मिसिंग एरिया। तो इसके अंदर में जरूर कि इस वाले एरिया को एज ए क्विक ट्रेडिंग हम खेल सकते हैं क्योंकि ये एरिया मिसिंग है। बाकी इसका जो भी रिजल्ट हो, अगर आपके फेवर में ना हो, बिना इमोशंस के एग्जिट लें और नेक्स्ट फिर प्लान करें यहाँ पर। यहाँ पर जो मैं डेली का ये दिखा रहा हूँ ना यहीं पर है ये वीकली वाला एरिया, मंथली वाला। तो यहाँ पर उस क्विक ट्रेडिंग में वापस से पैसा बन जाएगा आप लोगों का। एंड ये बड़े बॉक्सेस तो मार्क करके हमेशा रखने रखने अगेन एक एज ए क्विक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज हैं दोनों जगह पर इसमें। नेक्स्ट है अंबुजा सीमेंट। ईयरली कुछ भी नहीं है, हाफ ईयरली कह सकते हैं कि काइंड ऑफ हाफ ईयरली के डिमांड जोन से इतना ज्यादा कोई क्लियर पिक्चर नहीं है, बट हाँ एक एज ए सपोर्ट टाइप से तो दिख ही रहा है ना कि पहले रैली बेस रैली से चला है, फिर यहाँ पर जो कुछ बना है यहाँ कहीं के आसपास से चल रहा है। अगर मैं क्वार्टरली के ऊपर में आऊं तो क्वार्टरली का ये एरिया मिसिंग है, और मिसिंग है तो बस इसको ध्यान में रखना है। मंथली पे आते हैं, मंथली भी मिसिंग लग रहा है। वीकली पे आते हैं, वीकली भी मिसिंग है। तो मतलब वीकली मंथली एंड क्वार्टरली ये तो है मिसिंग। और अभी इसके अंदर में जो आप लोग बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं आई थिंक इस वाले एरिया की, कि ये रहा मंथली, बस रेंज थोड़ी बड़ी है। डेली पे जाते हैं, इसके बीच में कुछ मिलेगा, ये रहा डेली, इस वाले एरिया को यहाँ या यहाँ। इसको एक एज ए क्विक ट्रेडिंग आप लोग खेल सकते हैं कि यहाँ से ये एक्सपेक्ट करते हुए कि प्राइस आए और एक बार पैसा दे दे। यस, आप इसके साथ में जा सकते हैं, बट अगेन जो भी रिजल्ट हो ये होप नहीं रखनी कि चलो यहाँ से चल जाएगा, चलो यहाँ से चल जाएगा, चलो यहाँ से चल जाएगा, फिर लगेगा चलो अब तो बड़े वाले मिसिंग बॉक्स जिसकी सर ने बात करी थी वहां तक चल जाएगा। वही सेम चीज हो जाएगी कि ले रहे हो ट्रेडिंग के लिए और कन्वर्ट होगा इन्वेस्टमेंट में। देखिए दो चीजें होती हैं, ट्रेडिंग का इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट होना एक नुकसान। अब उसमें हम ये कहें कि क्वांटिटी थोड़ी थी तो वो नुकसान छोटा है, और सच में ट्रेडिंग के अकॉर्डिंगली क्वांटिटी थी तो वो नुकसान बहुत बड़ा। क्योंकि अगर 20 शेयर हैं
तो नुकसान बहुत छोटा। और शेयर है रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंगली निकाले और शेयर निकल के 300 या 500, तो वो नुकसान बहुत बड़ा है। वो यहां तक आते आते बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इन दोनों नुकसान को भी डिफरेंशिएट करना समझे कि आपने जो पोजीशन बनाई है वो ट्रेडिंग के लिए है या इन्वेस्टमेंट के लिए है। मैंने कहा ना, इन्वेस्टमेंट वाली के अंदर में ऐसा नहीं कि यहां पर मैंने सर अगर शेयर ही कम लिए तो उनको मैं होल्ड कर लूं। नहीं नहीं, मैं उसके बिल्कुल फेवर में नहीं हूं। आप क्यों होल्ड कर लें जब यहां पर कुछ अच्छा है ही नहीं। हाँ, अगर आपका यही प्लान है इसके अंदर में कि फर्स्ट एंट्री यहाँ सेकंड एंट्री यहाँ, तो करें। बट मेरे अकॉर्डिंगली ये उसके लिए परफेक्ट शेयर है ही नहीं ना। उससे बेटर आपके पास में दूसरे शेयर हैं जो हमने इतने लंबे टाइम से डिस्कस कर रहे हैं। उज्जीवन ले लो। यहां पर इसके अंदर में ही क्यों कि यहां पर मैं एंट्री पॉइंट 1 लूंगा, यहां पर एंट्री पॉइंट 2 लूंगा। इस टाइप का प्लान भी ठीक नहीं है। और अगर इस टाइप का प्लान है ही नहीं कुछ भी, तो सीधा का सीधा उस ट्रेडिंग वाले को इन्वेस्टमेंट में तो होल्ड करना ही नहीं है ना। और ना ऐसा कि चलो 20 शेयर सर लेके रख लेता हूँ, कभी तो ऊपर आएंगे आएंगे, क्यों लेके रख लेता हूँ 20 शेयर। ऐसे 20-20 छोटी छोटी क्वांटिटी अगर 100 शेयर में लेके रख लोगे तो भी कैपिटल पूरा चला जाएगा। कम क्वांटिटी भी जब हम मल्टीपल शेयर्स में लेते हैं ना, तो हमें पता ही नहीं होता कि पोर्टफोलियो के अंदर में 30-40 शेयर हमने इकट्ठे कर लिए और पैसा तो पूरा उनमें हमने इन्वेस्ट कर ही दिया। देखिए सीधी सी बात है, इसमें 100 शेयर लेने थे, वो बड़ी क्वांटिटी होती। आपने क्या किया, 20 शेयर लिए। लेकिन इस जैसे ही आपने 5 शेयर और ले लिए, तो बात तो एक ही हो गई ना। बात तो एक ही हो गई कि एक जैसा ही शेयर दूसरा ले लिया, फिर तीसरा भी वैसे ही ले लिया, चौथा भी वैसे ही ले लिया। फिर आपको बेनिफिट ही क्या हुआ उस चीज का। तो इन्वेस्टमेंट में जब बाई कर रहे हैं तो मेक श्योर कि अपने आप को कंसिडर करें वो एंजल इन्वेस्टर, वो वीसी जिनकी मैं बात कर रहा हूं। और अगर ट्रेडिंग के अंदर में ले रहे हैं ना, तो फिर उसके अंदर में आपको पहले से मैंने बता रखा है कि इसको यहां पर आया, आने के बाद में आपको लग रहा है कि ठीक है, बिल्कुल नेरो रेंज है, इसमें फ्री हिट वाला नहीं, सीधा कॉन्सेप्ट खेलते हैं डायरेक्टली। जो भी होगा मैं लॉस प्रॉफिट लेने के लिए वो करता हूँ। देखिए 10 में से 7 में तो ये अप्रोच रखें फ्री हिट वाली, और 3 के अंदर में कर लें कि जो भी रिजल्ट हो। मैं ऐसे नहीं करने वाला कि ऐसे होता है ना कि ऊपर गया प्रॉफिट चल रहा है, नीचे आया मैंने काट दिया, नहीं। ये चीज मैं करूंगा 10 में से 7 स्टॉक में। लेकिन एटलीस्ट 3 स्टॉक तो ऐसे होंगे जिनके अंदर में मैं सीधा वन गो में खेलूंगा कि यार एरिया बहुत ही प्यारा है, बहुत ही शानदार, बहुत ही नेरो है। तो क्या होगा कि अगर ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो भी रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, अल्टीमेटली तो मूव आनी चाहिए ना। और मैं ऐसे एरिया 10 ट्रेड कर रहा हूं तो ऐसा थोड़ी 10 के 10 मेरे फ्लॉप हो जाएंगे। तो आप अपना एरिया डिसाइड करें और फिर ये देखें कि उन 10 में से ये कौन सी कैटेगरी के अंदर में जा रहा है। उन 7 वाली फ्री हिट वाली में जा रहा है या 3 में जा रहा है, कि जिनमें वन गो खेलना है अपने को। अगर 7 वाली में जा रहा है, ऊपर गया, नीचे आने लगे, काट दो। अगर आपको लग रहा है मिल गया 1.5:1 जो आपने सोचा था, आपने सोच लिए, मान लीजिए आपने यहां तक का सोचा इस वाले सप्लाई जोन का, यहां तक हिट कर गया, काट दो, प्रॉफिट मिला, लेके एग्जिट। दैट्स इट, इसका काम खत्म। और आपको ऐसा लगा कि इसके अंदर में मैं प्री हिट वाले की तरह ना खेल के डायरेक्टली खेल रहा हूं, तो फिर इसको करने दो यहां पर डांस। हो सकता है कि आज नहीं तो कल ये ऊपर चला जाएगा। और अगर लेवल एसएल हिट हो गए तो भी कोई दिक्कत नहीं, एक रेडी की एंट्री कुछ नहीं बिगाड़ेगी। पूरे रूल बेस्ट एक बेस्ट ट्रेड सेटअप को आपने ट्रेड करा था। आपने अपना बेस्ट से बेस्ट देना है, बाकी सब चीजें अपने आप ही ठीक हो जाएंगी, सब चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। पर ये चीजें ध्यान रखें कि ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट में ये डिफरेंस है, दिमाग में अच्छे से बैठा लें कि जो चीज ट्रेडिंग के लिए है वो ट्रेडिंग के लिए है, जो चीज इन्वेस्टमेंट के लिए है वो इन्वेस्टमेंट के लिए है। आज आपकी अप्रोच इसमें एक बार भी ये ना है कि इन्वेस्टमेंट के लिए है। अगर सोच भी रहे हैं तो फिर ये सोचे क्या मेरे पास में कोई दूसरा बेटर ऑप्शन नहीं है इसके अलावा। अगर है तो मैं उनमें ट्राई करूं, इसमें मैं ट्रेडिंग रहने दूं। और इसमें मैं ट्रेडिंग ले रहा हूं तो किस तरह से ले रहा हूं, फ्री हिट की तरह लूंगा या वन गो में लूंगा। और जब मैं ले भी रहा हूं वन गो में, क्या वो एरिया सच में ऐसा है खेलने लायक, तो ही मैं आगे बढ़ूंगा। एक दो छोटी छोटी चीजें इनको सिंपल रखनी है, बस इनको सिंपल रख ली तो अपने आप ही जर्नी बहुत स्मूथ है। और इनको कॉम्प्लिकेटेड बना ली तो फिर बस जिंदगी भर वो चीजें कॉम्प्लिकेटेड ही है। चलो आज इतना ही डिस्कस करते हैं। इस लर्निंग को भी देखना, एंड ये जो मैं एंजल इन्वेस्टर वाला वीसी वाला मैं बता रहा हूँ इसके ऊपर में भी अपन डिटेल में डिस्कशन करेंगे। चलिए गाइस, मिलते हैं अगले वीकेंड। तब तक के लिए हैव ए वंडरफुल रेस्ट ऑफ द डे, और साथ साथ में और क्या बोलते हैं, हैव ए ग्रेट वीकेंड। टेक केयर एंड बाय।